गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ यू। अच्छा जी, आपको याद होगा हमने पिछली क्लास में जाते जाते कुछ 7 रेशियोज लिखी थी। मैंने आपको बताया था कि इस चैप्टर में थोड़ा बहुत रेशियोज का कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है। तो वो कॉन्सेप्ट जो यूज होने वाला है इस चैप्टर में, मैं आपको अभी आपके साथ वो डिस्कस कर रहा हूँ। आपने पिछली क्लास में जहां पे वो 7 रेशियोज लिखी थी उसी के नीचे अब मैं कुछ नोट्स लिखवा रहा हूँ आपको, ठीक है। अच्छा, आपको याद होगा जब मैंने अकाउंट्स वाले पेपर में आपके साथ रेशियोज टॉपिक डिस्कस किया था तो वहां पर मैंने आपको सबसे पहले बैलेंस शीट को एनालाइज करवाया था, ठीक। हमने यहां पर लिखा था कि मालिकों से हम जब पैसा रेज करते हैं तो क्या क्या दिख सकता है। इक्विटी शेयर कैपिटल दिख सकता था, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दिख सकता था, जनरल रिजर्व आ सकता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का बैलेंस आ सकता है। प्रॉफिट्स को हम कहते हैं कि उनका क्रेडिट बैलेंस होता है, ठीक है। और कोई कैपिटल रिजर्व हो वो भी यहां पर आ सकता है। सिक्योरिटीज प्रीमियम होगा तो वो भी यहां पर आ सकता है। और इवन कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, मतलब आपके दिमाग में जितने भी तरह के रिजर्व थे वो सब यहां पर आ सकते हैं, ठीक है। फिर हमने कहा था कि अगर कोई नुकसान होता है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस बोलते हैं उसको, अगर कोई नुकसान होता है तो वो यहां से माइनस होता है। वो यहां से क्या होता है? माइनस होता है। क्रेडिट बैलेंस को हम प्रॉफिट कहते थे, डेबिट बैलेंस को हम लॉस बोलते थे। ऐसा मैंने बताया भी था क्यों होता है, क्योंकि एक प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम्स क्रेडिट साइड पर आती हैं। तो जब इनकम वाली साइड ज़्यादा होती है और एक्सपेंसेस वाली साइड कम होती है, तो इनकम वाली साइड ज़्यादा मतलब आपकी इनकम्स ज़्यादा है तभी तो प्रॉफिट आएगा। तो जब इनकम वाली साइड ज़्यादा होती है तो हम बोलते हैं क्रेडिट साइड ज़्यादा है और क्रेडिट बैलेंस है पीएनएल का। जब डेबिट साइड ज़्यादा होती है तो हम बोलते हैं डेबिट बैलेंस है। तो डेबिट साइड ज़्यादा मतलब नुकसान, खर्चे वाली साइड ज़्यादा है तब नुकसान आ जाता है। बाकी डेबिट बैलेंस अगर होता है तो लॉस होता है। फिर हमने कहा था वहां पर कि हम इसमें से कुछ फिक्टिशियस एसेट्स भी माइनस कर देते थे। याद है आपको फिक्टिशियस एसेट्स? फिक्टिशियस एसेट्स के मैंने कई सारे एग्जांपल वहां पर बताए थे आपको, जैसे कि प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस थे, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर हो सकता है, डिस्काउंट ऑन इशू। शेयर्स पे तो अब होता नहीं ना, बिकॉज अब कंपनीज एक्ट 2013 ने वॉइड कर दिया वो चीज। और भी अंडरराइटिंग कमीशन वगैरह बहुत कुछ हो सकता है। फिर से मैं बोलूंगा, मैं आपको रेशियोज नहीं पढ़ा रहा हूँ, ठीक है ना। मैं आपको क्या पढ़ा रहा हूँ? लेवरेजेस। तो बहुत वर्किंग नॉलेज चाहिए, ज़्यादा हमें डिटेल नॉलेज नहीं चाहिए। ज़्यादा डिटेल नॉलेज हमें कहाँ चाहिए? रेशियोज में। यहाँ पर सिर्फ लेवरेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ना, इस बात को दिमाग में रखना हमेशा। चलिए, इन सबको हम मिला के क्या बोल रहे थे वहां पर? हम इसको नाम दे रहे थे क्या? शेयर होल्डर फंड्स। अगर मैं कैपिटल में सारे के सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस को प्लस कर दूं और अगर नुकसान है तो माइनस कर दूं, तो हम इसको नाम दे रहे थे, वो क्या आ रहा था? शेयर होल्डर फंड्स आ रहा था, ठीक है। याद है आपको? फिर हम इसके नीचे लिखते थे और कौन कौन पैसा देता था हमको? बाहर वाले। बाहर वालों को हम बोलते थे लॉन्ग टर्म डेट। इसको लॉन्ग टर्म डेट भी बोलते थे, इसको नॉन करंट लाइबिलिटीज भी बोलते थे, नॉन करंट लाइबिलिटीज। और इवन लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज भी बोल सकते हैं। ये सब हमने डिस्कस किया था। फिर हमने बात किया था कि हमारे लिए जो शॉर्ट टर्म के लिए पैसा देते हैं, जिनको हम करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं, करंट लाइबिलिटीज बोलते हैं, वो सब आया था। फिर हमने कहा था अगर हम इन दोनों को जोड़ दें, इन दोनों को मतलब अगर हम लॉन्ग टर्म लोन और करंट लाइबिलिटी को जोड़ दें तो हम कहते थे कि इसको हम कहते हैं टोटल डेट। क्या बोल रहे थे वहां पर? टोटल डेट। या फिर हम इसको कह रहे थे टोटल लाइबिलिटीज, टोटल डेट या टोटल लाइबिलिटीज। नोट्स देखो, मैं भले ही आपने रेशियोज बड़े अच्छे से पढ़ा है मेरे साथ, लेकिन मैं स्टिल बोलूंगा आपको कि नोट जरूर बनाना, बिकॉज ये एफएम के पॉइंट ऑफ व्यू से है, ठीक है। ये सब याद है ना, हमने किया था। फिर हम फिक्स एसेट्स और करंट एसेट्स, मतलब जब लिखते थे एसेट साइड, यहां पे जरूरत नहीं है उसकी, इतनी जरूरत नहीं है, वो रेशियोज में ही थी। अच्छा, ये सब करने के बाद इसको आप ऐसा करो, नोट नंबर 1 दे दो। इसको क्या दे दो? इसको नोट नंबर 1 दे दो, ठीक है। चलिए, अब ऐसा कर लेते हैं, नोट नंबर 2 लिखते हैं। हालांकि नोट नंबर 2 क्या है मैंने पीछे भी लिखवा रखा है आपको पिछली क्लास में, लेकिन यहाँ पे अलग से मेंशन कर देता हूँ बिकॉज आगे जाके यूज होगा। इसको मैं हटा दूं यहाँ से, नोट कर रहे हो आप? कर लो, कर लो।
बच्चे कह रहे हैं सर नोट कर लिया, आप हटाओ इसको, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। नोट नंबर 1 दे दिया आपने, अब लिखना नोट नंबर 2। मैंने आपको याद हो वहां भी बताया था कि शेयर होल्डर फंड्स में 2 मालिक होते हैं, इक्विटी और प्रेफरेंस। क्योंकि सारे के सारे रिजर्व्स इक्विटी वालों को ही बिलोंग करते हैं, अगर मैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को बाहर कर देता हूं तो सबका सब जो बचता है वो किसके लिए होता है? इक्विटी वालों के लिए होता है। तो हमने वहां पर एक इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स का फॉर्मूला भी डिराइव किया था। इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स क्या होते हैं? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स का मतलब बेसिकली होता है कि इक्विटी वालों का कितना पैसा, ये सारा पैसा ही इक्विटी वालों का है, इसको बाहर कर दो तो सब इक्विटी का ही है, असली मालिक तो इक्विटी ही है। प्रेफरेंस वालों को तो बस हमारे देश में वैसे ही मालिकों का दर्जा दे रखा है, लेकिन असली मालिक कौन होते हैं? इक्विटी वाले ही होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि मैं अगर शेयर होल्डर फंड्स में से प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को माइनस कर देता हूं तो हम बोल देते हैं वो क्या आ जाता है? इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स। या फिर हम ऐसे भी कह सकते हैं कि हम अगर इक्विटी शेयर कैपिटल में सारे के सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस जोड़ दें, सारे के सारे रिजर्व्स एंड सरप्लस जोड़ दें, मतलब जीआर, पीएनएल, सिक्योरिटी, और अगर कोई कचरा है, मतलब अगर कोई फिक्टिशियस एसेट है, उसको अगर हम माइनस कर दें तो तब भी इक्विटी शेयर होल्डर फंड ही आएगा। नहीं भाई, मैंने सब कुछ जोड़ दिया, बस एक क्या नहीं जोड़ा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। और या फिर जो वो शेयर होल्डर फंड है उसमें से प्रेफरेंस वालों को बाहर कर दो, तब भी क्या आ जाएगा? हमारा इक्विटी शेयर होल्डर फंड आ जाएगा। इसको हम प्यार से क्या बोल रहे थे? इसको हम प्यार से ESHF बोल रहे थे, इक्विटी शेयर होल्डर फंड्स बोल रहे थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 3, आपको याद होगा वहां पर मैंने शायद एक हमारी लगभग ऑलमोस्ट काफी हद तक एक पूरी क्लास ही लग गई थी जहां पर मैंने कैपिटल एम्प्लॉयड के कॉन्सेप्ट के बारे में बात की थी। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। एक वीडियो मेरी YouTube पे डली भी हुई है इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट पे, छोटी सी एक वीडियो, सिर्फ कैपिटल एम्प्लॉयड के मतलब को समझाया, शायद आप में से किसी ने देखी भी हो। कॉन्सेप्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, इसको मैंने समझाने के लिए बहुत कुछ वहां पर हमने क्वेश्चंस भी किए थे। समझाने के लिए हमने एक तरीका क्या अपनाया था कि हमें लंबे समय के लिए जो पैसे देते हैं उनके लोगों को, उन लोगों के पैसों को अगर मैं जोड़ दूं तो कहते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। मतलब अगर मैं शेयर होल्डर फंड्स, और यहां पर दूसरा क्या आता है? लॉन्ग टर्म लोन्स। दूसरा क्या आता है? लॉन्ग टर्म लोन्स। वैसे तो करंट लायबिलिटी भी आता है, और फिर यहां पर क्या आता है? फिक्स्ड एसेट्स और करंट एसेट्स। देखा जाए तो मोटे मोटे तौर पर यही 5 चीजें बैलेंस शीट में आती हैं। हमने कहा था अगर हम इन दोनों के पैसों को जोड़ दें तो कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। अब बैलेंस शीट में यही 5 चीजें आती हैं, अगर आप इन दोनों को जोड़ेंगे इसका मतलब बाकी के 3 चीजों को भी अगर आप एडजस्ट कर देंगे तो ये भी क्या देंगे आपको? ये भी कैपिटल एम्प्लॉयड देंगे। एग्जाम्पल के तौर पर मैं अगर यहां पर कुछ फिगर्स ले लूं, अगर मैं यहां पे कुछ नंबर्स के साथ आपके साथ बात करूं फॉर से, मान लीजिए कि शेयर होल्डर फंड्स हमारा 50 है, ये 30 है और ये 20 है। अब हमारे पास टोटल कितने रुपए हैं? 100 रुपए हैं, 50 और 30। लंबे समय के लिए जो लोगों ने पैसे दिए हैं, इक्विटी शेयर होल्डर्स, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स लंबे समय के लिए पैसे देते हैं। इक्विटी वाले कभी वापस मांगते नहीं, प्रेफरेंस वालों का भी, अगर आपने रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर चैप्टर याद हो जो हमने अकाउंट्स में डिस्कस किया था, वहां पर हमने देखा है कि 20 साल तक मैक्सिमम हमें रिडीम करना ही पड़ता है, एक्सेप्शन 30 ईयर्स भी थी वहां पर। तो लंबे समय के लिए पैसे देते हैं। लॉन्ग टर्म लोन में नाम ही है लॉन्ग टर्म लोन्स, जिन्होंने कम से कम हमें 12 महीने से ऊपर का लोन दे रखा हो तो वो लॉन्ग टर्म में आते हैं। डिबेंचर हो गया, पब्लिक डिपॉजिट्स हो गए, टर्म लोन्स हो गए, ये करंट लायबिलिटी है। इन दोनों के पैसे को ही कैपिटल एम्प्लॉयड बोलते हैं। अगर ऑफ कोर्स आपके पास 80 रुपए हैं, टोटल कितने हैं? 80। अब ये आपने लगाए, सॉरी 100 रुपए हैं टोटल, आपने यहां लगाए होंगे ना ये 100 रुपए, मान लो आपने 70 यहां लगाए, 30 यहां लगाए। अब 100 रुपए तो सबके लगे हुए हैं, मुझे लंबे समय के लिए देखना है किसके लगे हैं, तो 70 प्लस 30 माइनस 20 कर दूंगा, क्योंकि 100 में से 20 तो इनके लगे हुए, तो इनको हटा दो यहां से। तो हमने फिर याद हो, हमने वहां पर अच्छे से फॉर्मूला डिस्कस किया था, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल्स टू, एक तरीका क्या है कि शेयर होल्डर फंड्स प्लस लॉन्ग टर्म लोन्स कर दो, और दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका यह है कि फिक्स्ड एसेट्स प्लस करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज कर दो। ठीक है, अब आपको याद हो मैं वहां पर और भी कई बातें बता रहा था। करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या होता है? वर्किंग कैपिटल। इसका मतलब हमारा फॉर्मूला क्या बन जाता है? फिक्स्ड एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल, और डेट इज, या फिर दोनों को टोटल कर दूंगा तो क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज।
फिक्स एसेट्स प्लस करंट एसेट्स क्या होता है? टोटल एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, या फिर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज क्या होता है? फिक्स एसेट्स प्लस वर्किंग कैपिटल। ठीक है, अगर आपको याद नहीं है तो आप यूट्यूब पर वो 6 मिनट वाली वीडियो देख लोगे ना, मैंने वहां पे और डिटेल में बताया हुआ है इसको। वैसे याद होगा आपको, हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया इसको, वहां पर तो रेशियोज में तो बहुत बार डिस्कस किया था। यहां पर क्योंकि ऑफ कोर्स मैं कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं भूलना मत बार बार, कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं? लेवरेजेस। तो लेवरेजेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात कर रहे हैं बस। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं हम। अब जो मैं आपको अभी क्वेश्चन करवाऊंगा ना अभी रेशियोज के ऊपर, उसमें ना कुछ 2-3 रेशियोज यूज होने वाली हैं, पहले मैं उनके बारे में ही एक्सप्लेन कर देता हूं। अब जैसे कि आप अगर देखें ध्यान से, इसको नोट कर लो, नोट कर लो। चलिए आइए जरा अब आगे बढ़ते हैं। देखो हमने सबसे पहले मैं अभी वो रेशियोज डिस्कस कर रहा हूं जो मेरी अभी अगले ही 2 क्वेश्चंस में यूज होने वाली। ठीक है, अभी सारी आएंगी एक एक करके, बाकी मैं 2 रेशियोज में डिस्कस कर रहा हूं। पहली है डेट इक्विटी रेशियो। अब डेट इक्विटी रेशियो को मैं अगर याद दिलाऊं आपको, डेट मींस यहां पे डेट का मतलब जो है वो लॉन्ग टर्म डेट से है। किससे है? लॉन्ग टर्म डेट से है। लिखा हुआ तो डेट है, हम जनरली कभी भी डेट बोलते हैं ना, वैसे कभी भी डेट बोलते हैं तो टोटल डेट बोलते हैं, लेकिन इस रेशियो में डेट का मतलब किससे है? लॉन्ग टर्म डेट से है। और इक्विटी का मतलब इक्विटी के पैसे से नहीं, शेयर होल्डर फंड से है। यहां पे इक्विटी मतलब मालिक की बात हो रही है, मालिकों में प्रेफरेंस वाले भी आते हैं। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाता है डेट इक्विटी रेशियो का? लॉन्ग टर्म डेट, डेट इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। ये बताता है, सपोज ये रेशियो अगर 2:1 है, इसका मतलब ये है कि मालिकों का 1 रुपया लगा हुआ है और बाहर वालों के 2 रुपए लगे हैं। टोटल हमारे बिजनेस में कितने रुपए लगे हुए हैं? 3, जिसमें से 2 रुपए किसके लगे हैं? मालिकों के, और 1 रुपया किसका लगा है? बाहर वालों का। सॉरी, 2 रुपए लगे हुए हैं बाहर वालों के और 1 रुपया किसका लगा हुआ है? मालिकों का। टोटल कितने रुपए लगे हुए हैं? 3 रुपए, जिसमें से 2 रुपए किसके लगे हुए हैं? बाहर वालों के, और 1 रुपया किसका लगा है? मालिकों का लगा है। फिर मैंने आपको बताया था शेयर होल्डर फंड्स के और भी नाम होते हैं, ये नाम हो सकता है इस चैप्टर में भी यूज हो रहे हो। प्रोप्राइटरी फंड्स होता है, इंट्रिंसिक वैल्यू होता है, नेटवर्थ होता है, ओनर्स फंड्स होता है। ये बातें हमने रेशियोज में डिस्कस भी करी थी। फिलहाल जिनको नहीं भी पता है, ये बात आप यहाँ पे भी देखिए, प्रोप्राइटरी फंड्स, ओनर्स फंड्स, मालिकों के नाम को हम, मालिकों के पैसे को हम ये नाम से जानते हैं, इंट्रिंसिक वैल्यू, प्रोप्राइटरी फंड्स, नेटवर्थ और ओनर्स फंड्स। हमारे अकाउंट्स में एक चैप्टर भी है वैल्यूएशन करके, वैल्यूएशन ऑफ शेयर्स का एक हमारा वहां पर डिटेल टॉपिक है, वहां पर हम ये वाले मॉडल्स के नाम भी पढ़ेंगे। इंट्रिंसिक वैल्यू मॉडल होता है एक, जिससे शेयर्स का वैल्यूएशन निकलता है। फिलहाल मालिकों की ही पैसों की बात हो रही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक ये वाली रेशियो यूज होगी, और फिर आपको याद होगा मैंने वहां पर आपको टर्नओवर रेशियोज पढ़ाई थी। टर्नओवर रेशियोज के लिए मैंने आपको एक खास बात ये बताई थी कि टर्नओवर रेशियोज में क्या होता है, न्यूमरेटर में सेल्स आता है, डिनोमिनेटर में जिस पर्टिकुलर रेशियो का नाम यूज हो रहा है उसका वो कंपोनेंट आता है। जैसे कि टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो, कैपिटल टर्नओवर रेशियो। टोटल एसेट्स मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? टोटल एसेट्स। कैपिटल टर्नओवर रेशियो मतलब डिनोमिनेटर में क्या आएगा? कैपिटल एम्प्लॉयड। आ रही है मेरी बात समझ में? और मैंने आपको याद हो वहां पर ये भी बातें बताई थी कि टर्नओवर रेशियोज में हालांकि 3 एक्सेप्शन भी डिस्कस की थी हमने, DTR, CTR और STR, डेट टर्नओवर रेशियो, क्रेडिट टर्नओवर रेशियो। वहां पर सेल्स नहीं आता था, वहां पर कुछ और आता था, लेकिन फिर से वो रेशियोज यहाँ पे यूज नहीं होने वाली, तो इसको हम इसलिए जिक्र नहीं कर रहे हैं। बार बार भावुक नहीं होना, हम लेवरेजेस पढ़ रहे हैं, रेशियोज नहीं। ठीक है, चलिए आपको याद होगा थोड़ा बहुत मैंने वहां पे टर्नओवर रेशियोज के बारे में बताया था। अगर सपोज 2 कंपनीज हैं, A लिमिटेड है और B लिमिटेड है, दोनों का कैपिटल टर्नओवर रेशियो मान लो कुछ इस तरीके से है। एक की सेल्स है 500 करोड़ की और कैपिटल लगी है सिर्फ 10 करोड़ की। एक की सेल्स है 1000 करोड़ की और कैपिटल इसकी भी लगी है 10 करोड़ की। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है 50 टाइम्स। इसका क्या मतलब है? 100 टाइम्स। और इसका एक और भी मतलब, अगर हम इसको इंटरप्रेट कर रहे थे तो क्या कर रहे थे? फॉर्मूला क्या होता है कैपिटल टर्नओवर रेशियो का? सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड, सेल्स अपॉन कैपिटल। इसका क्या मतलब है? अगर
₹1 का कैपिटल लगा हुआ है, ₹1 का कैपिटल लगा हुआ है, तो ₹50 की सेल जनरेट हो रही है, मतलब ₹1 की कैपिटल ₹50 की सेल जनरेट करती है। लेकिन बी लिमिटेड में ₹1 की कैपिटल ₹100 की सेल जनरेट करती है। तो हम कह सकते हैं कि अच्छा यूटिलाइजेशन कैपिटल का कौन कर रहा है? अच्छा यूटिलाइजेशन कैपिटल का बी लिमिटेड कर रही है। ये एफिशिएंसी बता रहे हैं, यहां पे ये किसकी एफिशिएंसी बता रहे हैं? कैपिटल की एफिशिएंसी बता रहे हैं। अगर यही टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हो तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा? टोटल एसेट्स। तब ये किसकी एफिशिएंसी बताएंगे? टोटल एसेट्स की एफिशिएंसी बताएंगे। ठीक है, फिलहाल मैंने आपके साथ ये 3 रेशियोज पर बात करी है, इससे रिलेटेड क्योंकि क्वेश्चंस आ रहे हैं हमारे पास, तो हम पहले उसकी बात कर लेंगे। ठीक है, कौन कौन सी मैंने 3 रेशियोज की बात करी? पहली रेशियो मैंने कौन सी आपके साथ अभी डिस्कस करी? डेट इक्विटी। डेट इक्विटी रेशियो में डेट का मतलब क्या होता है? लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी का मतलब क्या होता है? शेयर होल्डर फंड्स। तो डेट अपॉन इक्विटी, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड्स। ये क्या बताता है कि अगर मैं देखूं, अगर ये रेशियो 3:1 है, इसका मतलब क्या है? टोटल ₹4 लगे हैं, ₹3 बाहर वालों के, ₹1 घर वालों का। जितना ऊपर लिखा है वो बाहर वालों का, जितना नीचे लिखा है वो घर वालों का। उसके बाद हमने बात करी कि टर्नओवर रेशियो। टर्नओवर रेशियो हमारी इस चैप्टर में 2 ही यूज होने वाली है। एक कौन सी वाली? टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला, इसका ट्रिक क्या था याद करने का? न्यूमरेटर, क्योंकि टर्नओवर रेशियो से न्यूमरेटर में टर्नओवर और डिनोमिनेटर में वो कंपोनेंट जो रेशियो का नाम है। जैसे टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो हो गया तो सेल्स अपॉन टोटल एसेट्स, कैपिटल टर्नओवर रेशियो हो गया तो सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। ठीक है, चलो अब मैं आपके साथ एक बात और डिस्कस करूंगा। अब मुझे बताओ, जब हमने लेवरेजेस ये टॉपिक स्टार्ट किया था, तो मैंने आपको एक इनकम स्टेटमेंट बनवाई थी। क्या थी वो इनकम स्टेटमेंट? बताओ जी, पहले बताओ वो इनकम स्टेटमेंट क्या थी? सर इनकम स्टेटमेंट थी सेल्स में से हमने, अब ये आपको नहीं लिखना, ठीक है ना, मैं बस वैसे डिस्कस कर रहा हूँ। सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस किया था, फिर आया था कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन में से मैं फिक्स कॉस्ट को माइनस कर रहा था, फिर आया था ईबीआईटी। याद है आपको? ये इंटरेस्ट माइनस कर रहा था, ईबीटी आया था। ठीक है, अब आपको एक बात ये याद हो, मैंने बताया था कि हमारे बिजनेस करते करते 2 तरह के रिस्क राइज होते हैं। एक बिजनेस करने का रिस्क, बिजनेस करने से रिलेटेड जो फिक्स कॉस्ट हमें देनी ही पड़ेंगी चाहे हमारी रेवेन्यू हो या ना हो, उससे जो रिस्क राइज होता है उसको हम बिजनेस रिस्क बोलते हैं। और वो रिस्क कहां से राइज होता है? इससे। मैंने इसको कहा था, इसका एक नाम दे रहा था, ये फिक्स कॉस्ट तो है लेकिन ब्रैकेट में हमने क्या बोला था? फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट है। ऑपरेट किसको ऑपरेट कर रहे हो? बिजनेस को ऑपरेट करने में जो खर्चा लगता है, रेंट का, सैलरी का, बिजली के बिल का, उसको हम बोलते हैं फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट। बिजनेस को ऑपरेट करने से सेल भी आया, बिजनेस को ऑपरेट करने से वेरिएबल कॉस्ट भी लगा, कंट्रीब्यूशन आया, फिक्स कॉस्ट आया और ईबीआईटी आया। ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करने के बाद अगर थोड़ा रेशियोज भी याद करो, वहां पर एक चीज आती थी जिसे हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते थे। ठीक है, इस चैप्टर के पर्पस के लिए ईबीआईटी को ऑपरेटिंग प्रॉफिट भी बोला जाता है। ऑपरेटिंग खर्चे, वेरिएबल कॉस्ट भी तो ऑपरेटिंग खर्चा ही है ना भाई। मैंने याद है एग्जांपल दिया था कि मैं ये पेन बना के बेच रहा हूं, अगर 10-20 रुपए का पेन बेचता हूं, 10 का मैं लेके आता हूं, तो 10 रुपए का जो मेरा खर्चा हुआ है इस पेन को बनाने में या खरीदने में, तो ऑपरेटिंग ही तो खर्चा है। बिजनेस को ऑपरेट कर रहा हूं तो ये खर्चा तो करना ही पड़ेगा। ये भी ऑपरेटिंग खर्चा होता है, लेकिन ये वेरिएबल ऑपरेटिंग खर्चा होता है, ये फिक्स ऑपरेटिंग खर्चा होता है। और ऑपरेटिंग खर्चे माइनस करने के बाद जो आता है उसको हम क्या नाम देते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग खर्चों को माइनस करने के बाद जो आता है उसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। आ रही है मेरी बात समझ में? श्योर। तो इस पे ना एक नोट लिख लो, मैं नहीं चाहता हूं कि किसी भी तरह का कोई भी कंफ्यूजन हो हमारे लिए। इस पे ना एक नोट लिखो आप, इस पर एक नोट लिख ही लो आप। कलर, पेन का कलर चेंज करना, ठीक है? आई होप कि आप मल्टीपल कलर्स के पेन यूज करते हैं। EBIT is also known as, अच्छा रेशियो से कंपेयर मत करना, रेशियोज में ना हमारा और डीप एनालिसिस होता है। वहां पर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट किसी और चीज को बोलते हैं, यहां पर हम EBIT को ऑपरेटिंग प्रॉफिट बोलते हैं। EBIT इज नथिंग बट ऑपरेटिंग प्रॉफिट फॉर द पर्पस ऑफ दिस चैप्टर ओनली। ठीक, चलिए अब हम ये बताएं कि हमने पिछली क्लास में जाते जाते कौन सा क्वेश्चन सॉल्व किया था। 36 तो हम कर चुके थे, 37 से चलना है ना आगे। आइए जी 37 देखते हैं क्या लिखता है। कहता है फाइनेंशियल लेवरेज निकाल दो। जैसे ही बोलता है फाइनेंशियल लेवरेज निकाल दो, उसका मतलब मुझे EBIT चाहिए और EBIT चाहिए। ठीक है, नेटवर्थ दिया हुआ है। नेटवर्थ किसका दूसरा नाम होता है? अभी लिखवा भी दिया मैंने आपको। नेटवर्थ किसका दूसरा नाम होता है? शेयर होल्डर फंड्स का। नेटवर्थ मतलब शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है, डेट इक्विटी दिया हुआ है और इंटरेस्ट रेट दे रखा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब क्या है? ये EBIT है।
ठीक है, ये कई बार यूज होगा आगे जाके, ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट का मतलब क्या, ईबीआईटी, ये नोट कर लो आप पहले। नेटवर्थ शेयरहोल्डर फंड्स को बोलते हैं, ये तो बिल्कुल आपके दिमाग में अच्छे से बात बैठी होगी, इतना डिटेल में रेशियोज पढ़ा हुआ आपने। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के लिए मैंने अभी नोट भी लिखवा दिया आपको, ईबीआईटी होता है। अब हमें ये बात पता है कि डीएफएल मांगा है, फाइनेंशियल लेवरेज मांगा है। फाइनेंशियल लेवरेज के लिए हमें क्या चाहिए होता है, फाइनेंशियल लेवरेज के लिए हमको क्वेश्चन नंबर कौन सा कर रहे हैं, 37। फाइनेंशियल लेवरेज के लिए हमको ईबीआईटी, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जिसे दे रखा है इसने, कितना दिया हुआ है हमको, 40 लाख माइनस इंटरेस्ट। अब किसी तरीके से ना इंटरेस्ट निकालना है। इंटरेस्ट अगर आप निकाल देते हो तो हमारा हो जाएगा सॉल्व, क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। इंटरेस्ट निकलते ही ईबीटी पता लग जाएगा और ईबीटी पता लगते ही डीएफएल निकल आएगा। मतलब किसी तरीके से ना इंटरेस्ट निकालना है हमें। अब आप देखिएगा यहां पर इसने हमको एक फॉर्मूला दिया हुआ है डेट इक्विटी रेशियो का। डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला दे रखा है। डेट का मतलब क्या होता है डेट इक्विटी रेशियो में, लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स। डेट इक्विटी रेशियो में डेट का मतलब क्या होता है, लॉन्ग टर्म डेट। इक्विटी का मतलब क्या होता है, शेयर होल्डर फंड्स। और हमें ये कितना दिया हुआ है, और ये हमको दिया हुआ है 3:1, 3/1। अब आपको यहां पे डेट नहीं पता, लेकिन शेयर होल्डर फंड तो मतलब नेटवर्थ तो उसने दिया ही हुआ है हमको 50 लाख। तो क्या अब आप डेट नहीं निकाल सकते, क्या आप लॉन्ग टर्म डेट नहीं निकाल सकते? आप लॉन्ग टर्म डेट निकल जाएगा 50 लाख इंटू 3, 1,50,00,000 हो गया। एक बार चेक कर लो ध्यान से, कहीं जीरो मत गिरा देना मल्टीप्लाई करते करते। कई बच्चे कैलकुलेटर का यूज नहीं करते हैं और उसके बाद वो फिर एक आध जीरो गिर जाती है उनसे। 1,50,00,000 इसने देखो कितने भला इंसान है बनाने वाला। इंटरेस्ट का रेट दिया हुआ है। अब आपको डेट पता लग गया, इंटरेस्ट किस पर पे करते हो, डेट पर ही पे करते हो। इसका मतलब ये है कि हम अगर यहां पे चाहें तो इंटरेस्ट अब निकाल सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन डेट 1,50,00,000 का 12%, 18 लाख आ रहा है शायद, 18 लाख आ रहा है। इसको आप चाहो तो वर्किंग नोट नंबर 1 का नाम दे दो और इसको आप नोट कर लो एक बार। ये लो मैं टाइम दे देता हूं, नोट कर लो इसको। चलो जी, अब आप यहां पर लिख दो वर्किंग नोट नंबर 1। 40 लाख में से 18 लाख को माइनस करो, 22 लाख आ जाएगा। अब 22 लाख आ गया तो अब आपके पास अब बचा ही क्या, अब डीएफएल का फॉर्मूला तो आपको पता ही है। डीएफएल डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज, डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लेवरेज या सिंपली फाइनेंशियल लेवरेज एक ही बात है। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, 40 लाख अपॉन 22 लाख, 40 लाख अपॉन 22 लाख, ये आ रहा है 1.818, मतलब 1.82 टाइम्स कह सकते हैं। ऑप्शन में है बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा है आपको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है एक क्वेश्चन, ठीक है ना। रेशियोज की मदद लेके हमने एक लेवरेज कैलकुलेट किया, डेट इक्विटी रेशियो की मदद ली। डेट इक्विटी रेशियो को बस ध्यान रखना, लॉन्ग टर्म डेट अपॉन इक्विटी का मतलब वहां पे होता है शेयर होल्डर फंड्स। आइए जी आगे बढ़ते हैं हम। अगला क्वेश्चन जो हमारा है वो है क्वेश्चन नंबर 38। अच्छा क्वेश्चन है काफी है। इसमें हमें उसने दो चीजें निकालने के लिए बोला है, ऑपरेटिंग लेवरेज भी बोला है और फाइनेंशियल लेवरेज भी निकालने के लिए बोला है। तो ऐसा कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर इंफॉर्मेशन है बहुत सारी, सेल्स है और कुछ रेशियोज वगैरह दी हुई हैं,
तो इनकम स्टेटमेंट ही बना लेते हैं, क्योंकि हमें अगर दो लेवरेजेस निकालने हैं तो इसका मतलब हमें कंट्रीब्यूशन, ईबीआईटी, ईबीटी सभी चाहिए होगा। तो हम इनकम स्टेटमेंट बना लेंगे तो ऑटोमेटिकली फिर हमारी लेवरेजेस भी कैलकुलेट हो जाएंगी। तो क्वेश्चन नंबर 38 मैं स्टार्ट करवा रहा हूं और मैं आपको इसमें बनवा रहा हूं इनकम। चल रहे हैं ना आगे, नोट है ना? इनकम स्टेटमेंट बनवा रहा हूं पहले। क्वेश्चन नंबर 38, पेज नंबर है 1.6। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी माइनस इंटरेस्ट, ईबीटी। बस मुझे यहीं तक ही चाहिए लेवरेजेस निकालने के लिए, बस यहीं तक ही इंफॉर्मेशन चाहिए, आगे तो इंफॉर्मेशन नहीं चाहिए ना अपने को, इतना ही चाहिए। अब आपको यहां पर क्या क्या दिया हुआ है? इसने मुझे दिया हुआ है पहले तो सेल्स कितने का दिया हुआ है? 1 करोड़ का। फिर इसने ना हमें एक ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो दिया है वो लिखते जाओ ना पहले। ईबीआईटी को क्या बोलते हैं? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। मैंने नोट भी लिखवाया आपको अभी अभी। जो जो गिवन है पहले वो लिखते जाओ, बाद में फिर देखा जाएगा। ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना दिया हुआ हमको? 20 लाख का ऑपरेटिंग प्रॉफिट दिया हुआ। ठीक है, यहां तक तो क्लियर है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब आप चेक करो जो उसने मुझे यहाँ पे रेशियोज दी हुई हैं। एक तो डेट इक्विटी रेशियो दी है, पीवी रेशियो के बारे में डिस्कस किया था पिछली क्लास में। क्या था पीवी रेशियो का फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स। और मैंने आपको एक बात बताई थी, अगर सेल्स और पीवी रेशियो दोनों दिया हुआ हो तो हमें सीधा क्या निकाल सकते हैं? कंट्रीब्यूशन। मतलब मैं इस पीवी रेशियो की मदद से सीधा कंट्रीब्यूशन निकाल सकता हूं। कैसे? 1 करोड़ की फिगर को 50% से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इसका मतलब 50 लाख। और खुद सोचो, मैंने कहा था पीवी और वीसी का सम 100% होता है। अगर कंट्रीब्यूशन मतलब पीवी रेशियो मतलब कंट्रीब्यूशन अगर सेल का 50% है तो वेरिएबल कॉस्ट भी 50% ही होगा। और वैसे छोड़ो सब बातें, आप यहां पर बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो, नहीं? बैलेंसिंग फिगर निकाल सकते हो। अच्छा, और कुछ बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है क्या? ये भी तो बैलेंसिंग फिगर निकल सकता है। फिक्स कॉस्ट भी बैलेंसिंग फिगर निकल आएगा, 30 लाख। आई होप कि समझ में आ रहा है। अगर किसी को ज्यादा टाइम पास करना हो तो वो ये भी कर सकता है। मैंने हालांकि सब बता रखा है ना, ये तो सब पिछली क्लास में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया था सारा। तो कंट्रीब्यूशन मैंने बताया था, कुछ एक बच्चे ने कहा तो सर मैंने कहा चलो बता देता हूँ। सेल्स इनटू पीवी रेशियो, तो 1 CR को मैं 50% से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 50 लाख आ जाएगा। 1 करोड़ के आगे 7 जीरो होती हैं। ठीक है, ये तो जरूरत नहीं थी, मैंने फिर भी चलो फिर से बता दिया। अब मेनली हमें यहाँ पे क्या निकालना है? इंटरेस्ट। अब इंटरेस्ट अगर निकालना है तो अब क्या किया जाए, क्या करें ऐसा कि इंटरेस्ट निकला है हमारा? तो आइए जरा मैं आपको अब थोड़ा सा इसमें हमें दिमाग लगाना पड़ेगा, कौन सी रेशियो यूज हो सकती है, कौन सी रेशियो यूज करूं, बताओ भाई, क्या लगता है आपको? सर आप ऐसा करो, पहले ना आप कैपिटल टर्नओवर रेशियो की मदद लो। मैंने कहा ऐसा क्यों कह रहे हो? सर कैपिटल टर्नओवर रेशियो की अगर आप मदद लोगे तो टर्नओवर रेशियो मतलब सेल चाहिए होगा, सेल तो हमारे पास है, सेल तो हमारे पास है। मैंने कहा बिल्कुल सही बात कह रहे हो। आओ जरा इसको ऐसा करो, अगर आपको ये यूज किया है तो यहाँ मैं वर्किंग नोट नंबर 1 लिख देता हूँ, ठीक है ना? आइए वर्किंग नोट नंबर 2, क्योंकि हमारे पास सेल्स है तो क्यों ना कैपिटल टर्नओवर रेशियो यूज की जाए। कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है सेल्स अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड। कितना है कैपिटल टर्नओवर रेशियो? 0.8। सेल्स कितना है? 1 करोड़।
तो मुझे जरा बताओ कैपिटल एम्प्लॉयड कितना आएगा? ये अच्छा क्वेश्चन है काफी। कैपिटल एम्प्लॉयड बताइए कितना आएगा? 1 करोड़, 7 जीरो होती है ध्यान रखना, डिवाइडेड बाय 0.8, 1 करोड़ 25 लाख। कई बच्चे ना 80 लाख निकाल देते हैं, डिवाइड करना है 0.8 से। सर ये निकाल के क्या होगा, क्या आप कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल दिया, और मैंने अभी अभी बताया आपको और अभी डिस्कस किया था पीछे नोट्स में कि कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ऐसे लोग जिन्होंने आपको लंबे समय के लिए पैसे दिए हैं। अब लंबे समय के लिए हमें कौन पैसे देता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या लिखा? लॉन्ग टर्म लोन्स प्लस शेयर होल्डर फंड्स। मतलब मैं कह सकता हूं दिस इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड शेयर होल्डर फंड्स। दिस 1 करोड़ 25 लाख इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म लोन्स एंड शेयर होल्डर फंड्स। इन दोनों का ही तो सम टोटल है। तो आपको डेट इक्विटी रेशो दी हुई है उसने, और डेट इक्विटी रेशो जो होती है वो बेसिकली क्या होती है? डेट मतलब लॉन्ग टर्म डेट, और इक्विटी मतलब वहां पे क्या होता है? शेयर होल्डर फंड्स। डेट इक्विटी रेशो की मदद से आप इसको स्प्लिट कर सकते हैं, डेट अलग और इक्विटी अलग, डेट अलग और इक्विटी अलग। मैं आपको अगर ये कह दूं, मान लो कि 1 लाख रुपए का प्रॉफिट हुआ है, इसको शेयर करने के लिए दो पार्टनर्स हैं ए और बी, और दोनों का रेशियो आपस में 3:2 है। तो आप क्या करोगे उस 1 लाख को बांटने के लिए? 3/5, 2/5। यहां पर आप यही समझ लो, दो पार्टनर्स हैं लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर फंड्स, दो पार्टनर्स हैं लॉन्ग टर्म डेट और शेयर होल्डर फंड, और उनको आपस में बांटने का रेशियो है 3:, कितना? 3:1। 3/1 मतलब 3:1। तो इसका क्या मतलब हुआ? 3:1 और 3/1 मतलब 3:1। इसका मतलब क्या है कि 4 रुपए अगर टोटल बिजनेस में लगे हैं, 3 रुपए डेट वालों को बिलोंग करते हैं और 1 रुपया इक्विटी वालों को बिलोंग करता है। तो इस 1 करोड़ 25 लाख, क्योंकि 1 करोड़ 25 लाख कैपिटल एम्प्लॉयड है, एंड कैपिटल एम्प्लॉयड इज नथिंग बट सम टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर फंड्स, और उसको स्प्लिट करने के लिए डेट इक्विटी रेशियो है, तो हम यहां पर यूज कर सकते हैं 3/4। 1 करोड़ 25 लाख का 1/4। $93,75,000। 31,25,000। सर ये सब ड्रामा हो क्यों रहा है? मतलब ये कर क्यों रहे हो आप? अरे मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, मुझे ये सब इक्विटी विक्विटी में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, ना ही कैपिटल एम्प्लॉयड में इंटरेस्ट है। मुझे बेसिकली ये स्टेटमेंट पूरी करनी है, और स्टेटमेंट को पूरा करने में सिर्फ एक ही चीज रह गई है, इंटरेस्ट। क्योंकि मुझे क्या निकालना है यहाँ पर? इसने मुझे दो चीजें निकालने के लिए बोला, ऑपरेटिंग लेवरेज एंड फाइनेंशियल लेवरेज। और अगर ऑपरेटिंग लेवरेज और फाइनेंशियल लेवरेज निकालना है तो उसके लिए मुझे क्या चाहिए होगा? उसके लिए मुझे ये स्टेटमेंट पूरी करनी है और ईबीटी चाहिए। ऑपरेटिंग लेवरेज तो निकल आएगा, फाइनेंशियल लेवरेज के लिए क्या चाहिए? ईबीटी चाहिए, ईबीटी चाहिए। और ईबीटी पूरा करने के लिए मुझे बस एक इंटरेस्ट चाहिए। अब इंटरेस्ट के लिए डेट चाहिए होगा ना, बिकॉज इंटरेस्ट रेट उसने दिया हुआ है 12% का। तो आप अब इसकी मदद से इंटरेस्ट कंप्यूट कर सकते हो। %12, 93 लाख। $11,25,000। ये अच्छा क्वेश्चन है, ट्रिकी क्वेश्चन है। आई होप कि आप प्रैक्टिस सही से कर रहे हैं। प्रैक्टिस करते वक्त आपका क्लास वर्क रजिस्टर आई होप कि बंद रहता है। आप इसको जब फिर से प्रैक्टिस करेंगे फंसेंगे। इसमें देखो क्या ट्रिक थी। सबसे पहले हमने यहाँ पर सेल्स और पीवी रेशियो की मदद से कंट्रीब्यूशन निकाल दिया और वेरिएबल कॉस्ट आ गया। हालांकि वेरिएबल कॉस्ट की मुझे जरूरत नहीं है और ऑपरेटिंग लेवरेज निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन चाहिए, लेकिन फिर भी आ गया। और ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पे गिवन है, मतलब ईबीआईटी गिवन है। अब सारा सवाल किस पे है? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट निकालने के लिए ये सब ड्रामा किया है हमने। कैपिटल टर्नओवर रेशियो मैंने क्यों यूज करी पहले? बिकॉज कैपिटल टर्नओवर रेशियो में सेल्स का यूज होता है और सेल्स हमें गिवन है, तो उसकी मदद से कैपिटल एम्प्लॉयड निकल गया। अब कैपिटल एम्प्लॉयड इज द सम टोटल ऑफ लॉन्ग टर्म डेट एंड शेयर होल्डर फंड्स। इन दोनों को स्प्लिट करने के लिए डेट इक्विटी रेशियो गिवन है। मेरे को क्या चाहिए? बेसिकली इंटरेस्ट चाहिए। तो इंटरेस्ट निकालने के लिए पहले क्या चाहिए होगा? डेट चाहिए होगा। और डेट हमने निकाला, उसके बाद इसके ऊपर इंटरेस्ट अप्लाई कर दिया और ये हमारा हो गया। इसको नोट करो।
क्या? चलिए आइए जरा यहाँ पे लिखते हैं इंटरेस्ट। आप ऐसा करो, जो पीछे किया है ना सबको वर्किंग आउट नंबर 2 दे दो। कितना निकाला हमने इंटरेस्ट? 1125। 20 लाख में से 11,25,000 माइनस कर दो, 8,75,000। ठीक। और अब निकाल दो इंफॉर्मेशन की मदद से, डीओएल निकाल दो पहले। कंट्रीब्यूशन $50 लाख डिवाइड बाय 20 लाख कितना आएगा? 2.5 टाइम्स। और क्या मांगा है? फाइनेंशियल लेवरेज, डीएफएल मांगा है। ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीआईटी है 20 लाख और ईबीटी है 8,75,000। 2.29 टाइम्स आ रहा है, 2.29 टाइम्स। तो 2.5 और 2.29, 2.5 एंड 2.29, इसका मतलब ए इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैंने अभी तक आपके साथ 3 रेशियोज ही डिस्कस की थी और उसका यूजेज हमने कर भी लिया यहाँ पर, खासकर डेट इक्विटी रेशियो का, और दूसरा हमने कौन सा किया था अभी अभी, कैपिटल टर्नओवर रेशियो का। ठीक है, आगे भी देखेंगे हम, अभी टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो भी यूज होगी और आगे और भी रेशियो यूज होंगी। जैसे जैसे वो आएगा मैं डिस्कस करूंगा आपको। टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो को मैंने यूज कर लिया। टर्नओवर रेशियोज में बेसिकली ऊपर सेल्स और नीचे वो कंपोनेंट आता है जिस नाम से वो रेशियो गिवन है। मार्जिनल कॉस्टिंग की 2 रेशियोज हमने पिछली क्लास में ही डिस्कस कर ली थी शायद, पीवी रेशियो और वीसी रेशियो के बारे में बात की थी, और वो काफी इंपॉर्टेंट, लेंथ बिल्कुल डिटेल में कहाँ डिस्कस करनी है, एट लेंथ कहाँ डिस्कस करनी है, मार्जिनल कॉस्टिंग में। ठीक है, फिर वो वहां देखेंगे। फिलहाल यहाँ पर जितना वर्किंग चाहिए था हमने डिस्कस कर लिया। अब मैं आपको इस चैप्टर के एक और इंपॉर्टेंट पड़ाव की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये भी एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जो कि अकाउंट्स में मार्जिनल कॉस्टिंग में आता है, ये भी वहां पे आता है। और वो क्या है, हमें ब्रेक इवन पॉइंट्स पर बात करनी है। ये क्या होता है, कैसे होता है, क्यों कैलकुलेट करते हैं, मैं इस चैप्टर में बात करूंगा जितना जरूरी है, क्योंकि फिर से इसका डिटेल भी कहाँ ज़्यादा है, रेशियो मार्जिनल कॉस्टिंग में, जो कि हमारा दूसरा पेपर है। फिलहाल यहाँ पर जितना जरूरी होगा, कह सकते हो कि लेवरेजेस में बहुत सारे दूसरे चैप्टर्स के कॉन्सेप्ट यूज हो रहे हैं, तो ठीक है कोई बात नहीं। हम आप एक हेडिंग डाल रहे हैं और उस हेडिंग का नाम है ब्रेक इवन पॉइंट। डालिएगा जी, हेडिंग डालेगा ब्रेक इवन पॉइंट। ब्रेक इवन पॉइंट। और इसके अंदर हमें 3 तरह के ब्रेक इवन पॉइंट डिस्कस करना है। पहले ब्रेक इवन पॉइंट का हम नाम देंगे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। दूसरे वाले ब्रेक इवन पॉइंट का नाम होगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। और तीसरे वाले का नाम होगा ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ठीक है, तो हमें आज की क्लास में ये ब्रेक इवन पॉइंट पर ही मेनली बात करनी है। अब फर्दर इंपॉर्टेंट है, लेवरेजेस में आराम से इसके ऊपर क्वेश्चंस आ सकते हैं, हम प्रैक्टिस भी करेंगे, बहुत सारी बातें करेंगे, इन ब्रेक इवन पॉइंट को लेवरेजेस के साथ कनेक्ट करेंगे कि क्या कनेक्शन होता है दोनों का। फिलहाल आप क्या करें, अब हम जो अब शुरुआत पहले डिस्कशन करेंगे, पहले हम ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पर बात करेंगे। ये एक ऐसा ब्रेक इवन पॉइंट है, इस पर ब्रेक इवन पॉइंट पर अगर क्वेश्चन आता है तो सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी इस वाले ब्रेक इवन पॉइंट से आने की है। ठीक है, मैं फुल साइज कर देता हूं, मैं पहले पूरा लिखवाऊंगा उसके बाद फिर एक साथ बात करेंगे। ये लो, मैं आपके लिए फुल साइज कर देता हूं इसको। It is that level of sales at which
नेट ऑपरेटिंग प्रॉफिट, that is EBIT is nil. इसको अंडरलाइन करना, लेवल ऑफ सेल्स, और ई अंडरलाइन करना, ठीक है। फिर लिखना इन अदर वर्ड्स it is that level of sales at which contribution is equals to fixed cost. अभी आप सिर्फ लिखते जाना, दिमाग में लगवाऊंगा अभी। फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। इसको ऐसे हाईलाइट करके लिखना, सेल्स यूनिट्स, सेल्स इन यूनिट्स। ये ब्रैकेट में ना यूनिट्स लिखा हुआ है, सेल्स इन यूनिट्स। ठीक है, ब्रैकेट में लिखा है सेल्स, सेल्स के ब्रैकेट में लिखा है यूनिट्स, यूनिट्स। लिखा, बदल दूं मैं क्या पेज? बदल दूं पेज? श्योर, लिख लिया? चलो मैं बदल देता हूं। लिख रहे हो? लिखो, जल्दी लिखो। चलिए मैं बदल रहा हूं पेज। हाँ, अभी बस आप लिखते जाना, मैं सब एक्सप्लेन करूंगा।
इसके भी ऐसे लिखना हाईलाइट करके, सेल्स इन रुपीस। चलो इसको कर लो, फिर मैं एक साथ बात करना शुरू करता हूँ। हम पहले ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट को समझेंगे, उसके बाद फिर हम आगे के ब्रेक इवन पॉइंट्स पर चलेंगे। चलिए, आई होप आपने नोट कर लिया होगा इसको। आप ध्यान से मेरी बातों को सुनिएगा प्लीज। हाँ चलिए, देखो हमने जब ये टॉपिक स्टार्ट किया था तो हमने बात करी थी कि हमारे दो तरह के रिस्क अराइज हो रहे थे। पहला बिजनेस रिस्क। बिजनेस रिस्क अराइज होता था फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट की वजह से। अब हर एक ऑर्गेनाइजेशन चाहेगी ना कि जो ये खतरा है, ये खतरा टालना, किसी तरीके से खतरा टल जाए। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स बेसिकली क्या बात करते हैं कि ये खतरे कब टल जाएंगे, कितना कम से कम हम रेवेन्यू जनरेट करें कि हमारा खतरा टल जाए, मतलब हमारी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। देखो हर किसी बिजनेस का ना पहला ऑब्जेक्टिव सीधा सीधा ये नहीं कि ग्रोथ प्रॉफिट वगैरह सब होता है, नहीं। पहला ऑब्जेक्टिव हर किसी इंसान का भी इवन सर्वाइवल का होता है। हर कोई ये चाहता है कि पहले उसके पास बेसिक नीड्स पूरी हो जाए, उसके बाद कहीं जाके उसकी इच्छा आगे की तरफ बढ़ती है कि उसको प्रॉफिट भी चाहिए और ग्रोथ भी चाहिए और सुपर डुपर प्रॉफिट भी चाहिए आगे जाके बहुत बड़ा अपने बिजनेस को करना। वो आगे की बातें हैं भाई। पहले तो हमें ये देखना है कि हमारा सर्वाइवल हमें जो है, जितना हमें चाहिए, बेसिक मिनिमम चाहिए बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए, वो हम कमा पा रहे हैं कि नहीं कमा पा रहे हैं। तो ब्रेक इवन पॉइंट्स बेसिकली यही बात करेंगे। अब पहला है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, जिसको मैं अब आप डिस्कस भी करने वाला हूं आपके साथ। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कहता है कि मैं जो अपनी ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो रिकवर करने के लिए कम से कम कितने यूनिट्स बेचूं। मतलब क्या है सर इसका? आप अगर देखें तो हमने यहां पर इसको अंडरलाइन किया, इट इज दैट लेवल ऑफ सेल्स। तो पहले तो अपने दिमाग में ना, मैं अभी कुछ भी आगे बोलूं उससे पहले अपने दिमाग में एक ये बात डालना, अगर मैं कहता हूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो मैं आपको इनडायरेक्टली बोल रहा हूं सेल निकालो। क्या निकालने के लिए कह रहा हूं? सेल्स निकालने के लिए कह रहा हूं। और जब मैं कहता हूं सेल्स निकालो, तो सेल्स तो यूनिट्स में भी बताई जा सकती है और रुपीज में भी बताई जा सकती है। मैं ये भी कह सकता हूं कि मैं ये 1 लाख पेन बेच रहा हूं, और मैं ये भी कह सकता हूं कि एक पेन अगर 20 रुपए का, मैं कह सकता हूं मेरी 20 लाख रुपए की सेल हुई है। सेल बताने के दो जनरली तरीके होते हैं, या तो यूनिट्स में बताई जाती है या रुपीज में बताई जाती है। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालने से पहले अपने दिमाग में ये रखना कि हमें जब भी कहा जाए कि कैलकुलेट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, मेक इट श्योर कि आपके दिमाग में रहे कि हमें सेल निकालना है। अब सवाल ये उठता है कि ये सेल मतलब ये बाकी सेल से कैसे अलग है? ये वो सेल है जहां पर हमारा खतरा टल गया, मतलब मिनिमम इतना तो बेचना पड़ेगा ये खतरा टालने के लिए। कौन से वाले खतरे की बात कर रहा हूं? पहले हम अभी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की बात कर रहे हैं। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब अभी हमारा सिर्फ पहला खतरा कब टल रहा है उसकी बात हो रही है। मतलब हम यहां पर ऑपरेटिंग फिक्स कॉस्ट, मतलब जो हमारी फिक्स कॉस्ट है, जो हमारा पहला खतरा होता है इनकम स्टेटमेंट में, वो हमारा कितने यूनिट्स बेच के टल जाएगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। मैं अपनी बातों को थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करता हूं। अब सामने प्लीज आप देखिएगा, पेन वेन हो सके तो छोड़ देना आप। मान लीजिए हमारा एक यूनिट जो हम प्रोडक्ट बना के बेच रहे हैं, मान लीजिए वो 10 रुपए का बिकता है, और उसको बनाने की जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है, मान लीजिए वो 6 रुपए की है। इसका क्या मतलब है? हमें अगर ये यूनिट बेचने का सोचना है तो हमें एक बात का और भी ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे पास जो बचत होगी ना, वो सिर्फ 4 रुपए की होने वाली है। 10 रुपए तो हमारे बेचने में रेवेन्यू आएगा, लेकिन 6 रुपए उसे खरीदने में लग जाएगा या बनाने में लग जाएगा। मतलब हमारी जो बचत है, बेसिकली देखा जाए हर एक यूनिट कितना कॉन्ट्रीब्यूट कर रहा है, 4 रुपए नहीं। अब आगे सुना,
हमें ये पता लग गया कि सेलिंग प्राइस 10 रुपए का है, वेरिएबल कॉस्ट 6 रुपए का है, इसका मतलब एवरी यूनिट इज कॉन्ट्रीब्यूटिंग 4 रुपीज टुवर्ड्स रिकवरिंग द फिक्स कॉस्ट। अब मैं आपसे कहता हूं कि हमें सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट माइनस करने पर हमें पता है कि कंट्रीब्यूशन आता है, और कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट माइनस करने पर ईबीआईटी आता है। ईबीआईटी ना हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट होता है। हम कह रहे हैं कि हमारा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट कब आएगा? ब्रेक इवन पॉइंट जब आपने कभी भी सुना हो, ब्रेक इवन पॉइंट का क्या मतलब होता है? जहां पर ना प्रॉफिट हो ना लॉस हो। ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब तो यही होता है, जहां ना प्रॉफिट हो जहां ना लॉस हो। ना प्रॉफिट ना लॉस, यही ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब होता है। मतलब मैं चाहता हूं कि मेरा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट आ जाए। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब मुझे ये प्रॉफिट जीरो चाहिए, उसके लिए कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? इन अदर वर्ड्स, मैं प्रॉफिट जीरो नहीं चाहता, मैं ये चाहता हूं कि भाई मैं कम से कम कितना बेचूं कि मेरी ये वाली फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए, एटलीस्ट नुकसान ना हो मुझे। मान लो हमारी ये फिक्स कॉस्ट 1 लाख रुपए की होती है, इसे 1 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट होती है। मैं कम से कम कितना बेचूं कि मेरा ये जो फिक्स कॉस्ट है ना, ये रिकवर हो जाए। मतलब ये कि अगर आपकी 1 लाख की फिक्स कॉस्ट है तो उसका मतलब आपको 1 लाख रुपए का तो कंट्रीब्यूशन भी कमाना पड़ेगा। 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन भी कमाना पड़ेगा, तभी आपका फिक्स कॉस्ट आएगा 1 लाख रुपए का, तभी रिकवर होगा फिक्स कॉस्ट। अब आप सोचें ध्यान से, मेरा एक यूनिट जो है वो कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन देता है? 4 रुपए का। एक यूनिट कितने रुपए का कंट्रीब्यूशन देता है? 4 रुपए का। इसका मतलब 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए 1 2 4 10 यूनिट नहीं, 25,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। सोचो, 1 लाख को मैंने 4 से डिवाइड, हर एक यूनिट 4-4 रुपए का कंट्रीब्यूशन देता है, तो 25,000 यूनिट्स जब बेच लूंगा ना, तब जाके मेरा 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा। नहीं तो आप जरा खुद ही सोच लें, अगर ये ब्रेक इवन पॉइंट सही में 25,000 है तो 25,000 इंटू 10, हमारी सेल्स कितने की होगी? 2.5 लाख रुपए की होगी। सेल्स कितने की होगी? 2.5 लाख रुपए की होगी। 25,000 इंटू 6, 1.5 लाख रुपए की हमारी वेरिएबल कॉस्ट लग जाएगी, तब जाके हमारा 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन आएगा। और अगर मैं ये बेचूंगा तब जाके प्रॉफिट। देखो 25,000 के ज्यादा बेचेंगे तो ये ईबीआईटी पॉजिटिव आ रहा होगा, 25,000 एग्जैक्टली बेचेंगे तो ये ईबीआईटी जीरो होगा, 25,000 से नीचे बेचेंगे तो ये नुकसान हो जाएगा। आप चेक करके देख लो, मान लो हमने 20,000 बेचे हो, तो अगर हम 20,000 बेचेंगे तो 20,000 इंटू 10 कितना हो जाएगा? 2 लाख। 20,000 इंटू 6 कितना हो जाएगा? 1,20,000। हमारा कंट्रीब्यूशन कितना आएगा? 80,000। लेकिन हमारी तो फिक्स कॉस्ट कितनी है? 1 लाख की। कितने का नुकसान हो जाएगा? 20,000 का नुकसान। मैं ये चाहता हूं कम से कम कितना बेचूं कि ये खतरा टल जाए, कम से कम ये फिक्स कॉस्ट तो रिकवर करूं। हर एक इंसान जब भी कोई बिजनेस स्टार्ट करता है, पहले उसको प्रॉफिट की टेंशन नहीं होती है। वो पहले दिन थोड़ी प्रॉफिट कमाने की बात सोचेगा, पहले तो वो ये सोचेगा सर्वाइवल के लिए भैया, कि कम से कम कितना बेच डालूं कि एटलीस्ट मेरे खर्चे निकलते रहे। जिस जगह से मैं काम कर रहा हूं वहां पे मैं एम्प्लॉय को सैलरी टाइम से पे करता रहूं, वहां का किराया पे करता रहूं, एटलीस्ट ये खर्चे तो निकले पहले। अगर ये खर्चे निकल रहे हैं तो उसके बाद जाके मैं कहीं प्रॉफिट के बारे में सोचूंगा। अगर ये खर्चे नहीं निकल रहे ना, तो सीधी बात है बिजनेस बंद करना पड़ जाएगा, क्योंकि ज्यादा टाइम तक बंदा कितना लॉस एब्जॉर्ब करेगा? लॉस एब्जॉर्ब करने की भी तो एक क्षमता होती है ना, कब तक लॉस एब्जॉर्ब करेगा? तो आपको ये ध्यान रखना है, हर एक बिजनेसमैन पहले चाहता है कि मैं सर्वाइवल देखूं अपना, कम से कम कितना बेच लूं। अब मैं क्योंकि पहले बात कर रहा हूं सिर्फ ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट मतलब वो पॉइंट ऑफ सेल्स, माइंडेड सेल्स, वो सेल जहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी जीरो चाहिए। अगर ईबीआईटी जीरो चाहिए, इसका मतलब मैं आपसे कह रहा हूं कि भैया मुझे बस इतना ही कमाई करके दे दो कि मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। मतलब सीधे सीधे मैं ये बोल रहा हूं, ऐसा पॉइंट जहां पर कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर हो। मतलब मुझे उतना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है कि जितनी मेरी फिक्स कॉस्ट है। अब मेरी फिक्स कॉस्ट कितने की? 1 लाख। मतलब मेरे दिमाग में अब रहेगा कि मुझे 1 लाख रुपए का ना कंट्रीब्यूशन कमाना है, 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाना है। अब वो 1 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए मुझे ये देखना पड़ेगा पहले एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन आता है। एक यूनिट पे 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है। 1 लाख का कंट्रीब्यूशन कमाना पड़ेगा, तभी मेरी फिक्स कॉस्ट पूरी रिकवर होगी। तो एक यूनिट पर 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है, इसका मतलब मुझे 25,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। अब ध्यान से मेरी बात को फर्दर सुनेगा। इस वाले पॉइंट को मैं ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहा हूं, ये पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट है। मैं अगर पूछूं बताइए व्हाट इज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, मैं आपसे पूछ रहा हूं बताइए व्हाट इज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, मुझे बताओगे क्या होगा? पहले तो अपने दिमाग में एक बात लाओ, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट बोलूं तो क्या दिमाग में आना चाहिए? सेल। सेल दो तरीके से निकलती है, किसमें? यूनिट्स में, रुपीज में। अगर मैं आपसे पूछूं बताइए व्हाट इज ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, तो आपके दो आंसर आने चाहिए। आप कहोगे सर 25,000 यूनिट्स कह लो आप, या फिर 2.5 लाख रुपए कह लो आप। 25,000 यूनिट्स कह लो, या फिर क्या कह लो? या फिर 2.5 लाख रुपए कह लो आप।
दोनों ही ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है। सेल बोला ना मैंने। अच्छा सर, हमें एग्जाम में कौन सा निकालना होगा? आप एग्जाम में वो निकाल के आना जो 4 ऑप्शन में दे रखा हो। 4 ऑप्शन अगर यूनिट्स में है तो आप यूनिट में निकालना, 4 ऑप्शन अगर रुपीज में है तो आप रुपीज में निकालना। सर फॉर्मूला बताओ ना। अब ये तो ठीक है, मैंने कॉन्सेप्चुअली बात करी, लॉजिकली बात करी, अब मैं जरा फॉर्मूलाज पे डिवीजन, मतलब फॉर्मूलाज डिवाइस कर रहा हूं आपके लिए। आगे सुनिएगा प्लीज ध्यान से। चलिए सामने देखना प्लीज सारे। मैं फिर से वही बात लेके चल रहा हूं। हमारा एक यूनिट का सेलिंग प्राइस, मान लीजिए एक यूनिट का सेलिंग प्राइस सपोज 10 रुपए है, और हमारा वेरिएबल कॉस्ट सपोज 6 रुपए है। अब बड़े ध्यान से मेरी बात, नोट वोट बाद में करना, पहले समझने पे फोकस लगाओ। हमारा कंट्रीब्यूशन 4 रुपए, ठीक है। अब मैं आपसे कहता हूं कि हमारा सेल्स माइनस वीसी कंट्रीब्यूशन आता है, माइनस फिक्स कॉस्ट ईबीआईटी आता है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल्स है जहां पर ईबीआईटी 0 हो। मैं अपने आप को पहले यह बताना चाहूंगा कि मैं कम से कम कितना बेचूं, कम से कम कितना बेचूं कि मेरा एटलीस्ट नुकसान ना हो जाए, मेरा ऑपरेटिंग प्रॉफिट एटलीस्ट 0 हो जाए। मतलब सीधे सीधे ये बोल रहा हूं कि मैं कम से कम कितना बेचूं कि मेरी फिक्स कॉस्ट रिकवर हो जाए। अब मान लीजिए, मैं थोड़ा बदल देता हूं एग्जांपल, मान लीजिए हमारी फिक्स कॉस्ट 40,000 रुपए की, कम से कम इतना, मतलब अगर मेरी फिक्स कॉस्ट 40 है तो मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि मुझे कम से कम कितना कंट्रीब्यूशन कमाना चाहिए, बताना जरा। मुझे कम से कम कितना कंट्रीब्यूशन, मुझे कम से कम फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन कमाना चाहिए। तो कम से कम फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन कमाना चाहिए, इसका मतलब कंट्रीब्यूशन 40,000 कमाना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताना है, ध्यान रखना, मुझे बताना है कि मैं कितना सेल करूं, कितना सेल करूं। एक यूनिट पर मुझे 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है, एक यूनिट पर मुझे 4 रुपए का कंट्रीब्यूशन मिलता है, तो मुझे 40,000 का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? सर 40,000 को 4 से डिवाइड कर लो, मतलब मुझे कितने बेचने पड़ेंगे? 10,000। अब आप बात समझ पा रहे हो? इसका मतलब ये हुआ कि मैं ये बात जानता हूं कि मुझे 40,000 रुपए की फिक्स कॉस्ट रिकवर करनी है, इतना ही कंट्रीब्यूशन चाहिए। अच्छा, कंट्रीब्यूशन कैसे निकलता है? जितने यूनिट्स बेचो मल्टीप्लाइड बाय जितना एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन है। सपोज मैं कहता हूं एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 5 रुपए है और मैं 1 लाख यूनिट बेचता हूं, तो टोटल कंट्रीब्यूशन कितना होगा? 5 लाख रुपए। अगर मैं कहता हूं एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 10 रुपए है, तो ये जरा मैं एग्जांपल दिलाता हूं ना आपको, याद छोड़ो ना बाकी सब बातें, हमने तो किया था पीछे पीवी रेशो। अब आप मुझे ये बताओ, ये एग्जांपल याद है आपको? टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? नंबर ऑफ यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देते हैं कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। 10,000 इंटू 4 40,000, 25,000 इंटू 4 1 लाख, ऐसे ही तो आता है ना। टोटल कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? 10 इंटू 4 40, 25 इंटू 4 1 लाख, ऐसे ही आता है। तो इसका मतलब मैं ये बात जानता हूं कि कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, जितने भी नंबर ऑफ यूनिट्स हो उसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। किससे मल्टीप्लाई कर देते हैं? कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। नहीं, ऐसे ही तो होना चाहिए। अच्छा जी, अब मुझे क्या चाहिए? नंबर ऑफ यूनिट्स, मुझे सेल चाहिए ना, मुझे थोड़ी चाहिए कंट्रीब्यूशन। मैं ये जानता हूं, ये जानना चाहता हूं कि कितना बेचूं, तो नंबर ऑफ यूनिट्स चाहिए मुझे। नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने के लिए क्या करूं? मुझे 40,000 को ये कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड कर देना चाहिए। यही तो मैं कॉमन सेंस लगा के बोला, आप कॉमन सेंस लगा लो। 40,000 का कंट्रीब्यूशन चाहिए, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 4 रुपए है, तो 40,000 रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए कितने यूनिट बेचने पड़ेंगे? 40,000 डिवाइड बाई 4, 10,000। 40,000 डिवाइडेड बाय 4, 10,000। आप पहले इसको समझें, क्या ये समझ में आ रही है बात? तो नंबर ऑफ यूनिट्स अगर मुझे निकालने हैं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, तो व्हाट इज द फॉर्मूला? फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, कहने को तो फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, कहने को तो फॉर्मूला फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है। आप जरा अगर ध्यान से सोचेंगे इसको, मुझे एक बात बताओ, मन की आंखों से देखो, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पर फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन बराबर बराबर होता है? हाँ सर। तो कहीं ना कहीं ये फिक्स कॉस्ट को देखो, मन की आंखों से देखो, तो ये क्या दिखेगा आपको? कंट्रीब्यूशन। मुझे फिक्स कॉस्ट जितना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है, तो मैंने कहा अच्छा फिक्स कॉस्ट रिकवर करने के लिए कितना कंट्रीब्यूशन कमाऊं? फिक्स कॉस्ट जितना, फिक्स कॉस्ट कितने की? 40,000 की, 40,000 से डिवाइड कर दो 4 से, क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स। तो अब दो बात दिमाग में डालें। पहली बात, जब मैं बोलूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, क्या निकालने के लिए आता दिमाग में? सेल। सेल दो तरीके से निकलती है, मैंने भी किस में सिखाई? यूनिट्स में। यूनिट्स में निकालने के लिए क्या तरीका है?
यूनिट्स में निकालने का क्या तरीका है? अच्छा, कितना पहले कंट्रीब्यूशन कमाना है? फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन कमाना है, फिक्स कॉस्ट लिखो, इतना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है। अच्छा, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दो, नंबर ऑफ यूनिट निकालेंगे, यही तो सेल है यही तो सेल है, यही तो सेल्स है। तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? वो वाला पॉइंट या वो सेल जहां पर ऑपरेटिंग प्रॉफिट मतलब ईबीआईटी जीरो चाहिए। अगर ईबीआईटी जीरो चाहिए तो इनडायरेक्टली मैं बोल रहा हूं कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर बराबर चाहिए। कंट्रीब्यूशन और फिक्स कॉस्ट बराबर। ये क्यों एक बिजनेसमैन निकालना चाहता है? उसको पता तो होना कि मैंने जो बिजनेस स्टार्ट किया मेरा खतरा कब टलेगा। आप खुद कह रहे हो खतरा है, खतरा है, खतरा खतरा कब टल रहा है ये तो देखना पड़ेगा ना पहले। वो खतरा कब टल जाता है? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट रीच करने पर। आ रही मेरी बात समझ में? क्यों नहीं आएगी? आ रही होगी सर, बिल्कुल समझ में आ रही है। तो अब आप मुझे बताएं कि यहां पे यूनिट्स में समझ में आती है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट? हाँ सर, 10,000 का हमारा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट में। अच्छा, अगर इसी को रुपीज में निकालना हो तो, इसी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट को रुपीज में निकालना हो तो, ये सेल्स इन यूनिट्स है 10,000 यूनिट्स। 10,000 यूनिट्स, हमारा एक यूनिट कितने का बिकता है? 10 रुपए का। 10,000 इंटू 10, 1 लाख। 10,000 इंटू 6, 60, 40। क्लियर है? दिस 10,000 is operating break even point in units and this 1 lakh is operating break even point in rupees. अब ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज निकालने का एक तरीका तो सिंपल ये हो गया, पहले ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकाल लो 10,000 और उसको एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। भाई सेल रुपीज में निकालनी है, यूनिट्स में सेल 10,000 है, 10,000 बेचूंगा तब जाके ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट आएगा। तो ये रुपीज में निकालने के लिए क्या करूं? एक यूनिट का सेलिंग प्राइस कितने का है? 10,000। जब मैं बेचूंगा तो कितने का रेवेन्यू आएगा रुपीज में? 1 लाख रुपए का। जैसे 1 लाख रुपए इज ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। अब ये निकालने का क्या तरीका, मतलब आपने ये 1 लाख कैसे निकाला? ध्यान से मेरी बात को सुनना। ये 1 लाख कैसे निकाला? रुपीज में 1 लाख कैसे निकाला? सर 10,000 को 10 से मल्टीप्लाई करके। मैं यहां पर डिराइव करवा रहा हूं फॉर्मूला, ध्यान से मेरी बात को सुनेगा। कि 10,000 क्या है? ये ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में है। कि 10 रुपए क्या है? सेलिंग प्राइस पर यूनिट है। अच्छा, नंबर ऑफ यूनिट्स अगर निकालने हो ब्रेक इवन पॉइंट तो क्या फॉर्मूला बताया? फिक्स कॉस्ट। क्योंकि मुझे कंट्रीब्यूशन किसके जितना कमाना है? फिक्स कॉस्ट जितना। और ये इतना कंट्रीब्यूशन कमाना है, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दूंगा तो नंबर ऑफ यूनिट निकल आएंगे, नहीं, इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट। एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन निकालने के लिए आप जैसे यहां पे देखो, हमने ये पीछे मान लो 40,000 को 10,000 से डिवाइड करोगे तो 4 रुपए आएगा ना? नहीं, 40,000 को, भाई 40,000 को 4 से डिवाइड करो 10,000 आएगा, या 40,000 को 10,000 4 रुपए आएगा। तो 40,000 इतना कंट्रीब्यूशन कमाना हो, 4 से डिवाइड कर देंगे, नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। ऐसी तो बात है ना? चलो जी, यहां देखो, इतना कंट्रीब्यूशन कमाना है, एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन से डिवाइड कर दो और ये आ जाएगा। अब ये हमारा देखा जाए तो इस फॉर्मूला को मैं अब जहां ध्यान से देखना प्लीज, हाँ, फिक्स कॉस्ट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, ये सेलिंग प्राइस पर यूनिट में नीचे ले आया। ये थोड़ा मैथ्स है। जैसे कि सपोज मैं कहता हूं 3/5/2, तो 3/5 इंटू 2 भी लिख सकते हैं। तो ये 2 को मैं नीचे ले आया 5 के। ये जो जब न्यूमरेटर को आप नीचे लेके आए डिनोमिनेटर में, तो ये डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर बन जाता है। मतलब ये जब सेलिंग प्राइस को नीचे लाऊंगा तो ये कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस, और वी नो दैट कंट्रीब्यूशन अपॉन सेलिंग प्राइस इज नथिंग बट पीवी रेशियो। पीवी रेशियो, इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में चाहिए तो आप फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर देंगे तो सीधे निकल आएगा। एक तरीका तो क्या बताया, यूनिट्स में निकाल के फिर मल्टीप्लाई कर डालो एक यूनिट के सेलिंग प्राइस से, लेकिन सीधे सीधे कर दोगे तो फिक्स कॉस्ट अपॉन सेलिंग प्राइस पर पीवी रेशियो से। तो आप देखो जरा, मुझे बताओ यहाँ पे पीवी रेशियो कितना है? छोड़ो सब, मुझे बताओ पीवी रेशियो कितना है इस एग्जांपल में। नोटिंग वोटिंग मैं कहता हूँ छोड़ो ना, आप अभी पहले समझने में ध्यान लगाओ, ऐसे बहुत क्वेश्चन करवाऊंगा। पीवी रेशियो बताओ। 4/10 सर 0.4 या 40%, ठीक है। अब अगर रुपीज में फिक्स कॉस्ट कितना है? मैं कह रहा हूं फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड कर दो। फिक्स कॉस्ट कितना है? 40,000। 40,000 को 0.4 से डिवाइड करो, 40,000 को 0.4 से डिवाइड करो, कितना आएगा? कहां गया कैलकुलेटर मेरा? 40,000 मैं लेके आता हूं। 40,000 को 0.4 से डिवाइड करो, सर 40,000 को 0.4 से डिवाइड करने पर कितना आता है? 1 लाख आता है, सीधा निकल आएगा। तो नाउ व्हाट इज दिस समरी?
ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है तो पहले क्या दिखाना, क्या क्या दिमाग में लाना है, क्या निकालेंगे, सेल्स। सेल्स निकलती है दो तरीके से, यूनिट्स में, रुपीस में। समझ में आती है बात? ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट है क्या? वो सेल जहां पर ईबीआईटी जीरो है। क्यों निकाल रहे हैं भाई? खतरा कब टलना है पता होना चाहिए, खतरा कब टल रहा है हमारा ये पता होना चाहिए। ईबीआईटी जीरो चाहिए मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो चाहिए, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो चाहिए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट जीरो चाहिए, इसका मतलब क्या होगा कि हमें फिक्स कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन सेम सेम रखना है, मतलब कंट्रीब्यूशन एक्जैक्टली उतना ही कमाना जितना कि फिक्स कॉस्ट है। तो अगर हमें फिक्स कॉस्ट जितना कंट्रीब्यूशन, तो देख लो कितनी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, क्या निकल आएगा? नंबर ऑफ यूनिट्स। अब ये आ गया ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, रुपीस में निकालना है तो इसी को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर दो। लेकिन अगर सीधे निकालना है तो ये मैंने आपको एक फॉर्मूला यहाँ पे डिवाइस करवा दिया, ये यहाँ चला गया और ये लिखवाया है मैंने आपको। अगर आप देखोगे तो ये ऐसा नहीं कि हमने लिखा नहीं है, देखो ये लिखा हुआ है हमने यहाँ पे, डेरिवेशन प्रॉपर लिखवाई है मैंने आपको, देखो यहाँ पर ये सब लिखवाया है मैंने। ठीक है, तो अब आप क्या करना है, अब आपको क्या करना है, अब आपको फाइनल ये लिखना है, अब ये जो बोल रहा हूँ ये लिखना है, अब आपको लिखना है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट अगर यूनिट्स में निकालनी है तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे, फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से। और अगर आपको ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में निकालना हो तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पीवी रेशो से। तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर देंगे पीवी रेशो से। आई होप कि समझ में आ रहा है आपको। ठीक है, आई होप कि क्लियर है, पक्का। बढ़ा जाए आगे, मैं अब इस पे कुछ बातें और बोलूंगा और फिर हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे फिर इसके बाद। ठीक है, चलिए अब ध्यान से और सुनना पाते भाई। इसको पहले हटा दूं, लिख रहे हो अभी? लिख लो पहले इसको, 1 मिनट लिख लो, मैं दे रहा हूं आपको 1 मिनट का वक्त दे रहा हूं, लिख लो इसको। ये चाहो तो आप एक अलग कलर से बात भी लिख लेना। जब हम ब्रेक इवन पॉइंट बोलें तो हम किसकी बात करते हैं? सेल्स की बात करते हैं। सेल्स यूनिट्स में भी निकलती है और रुपीस में भी निकलती है, हम सेल्स की बात करते हैं। ठीक है, आइए देखिएगा अपने सामने, सामने देखना। अभी भी मैं सिर्फ वैसे एक रफ आइडिया एग्जांपल ले रहा हूँ, फिर मैं अभी आ रहा हूँ, बुक पे आ रहा हूँ अभी। मान लीजिए हम एक यूनिट 20 रुपए का बेचते हैं और इसको बनाने में हमें 15 रुपए लग जाते हैं और हमारा बड़ा कम कंट्रीब्यूशन, मतलब 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन आता है। मुझे बताओगे व्हाट इज पीवी रेशियो? सर पीवी रेशियो इज 5/20। 5/20 करना जरा, 5 डिवाइडेड बाय 5 डिवाइडेड बाय 20, ये आता है 0.25। परसेंटेज में निकालनी हो तो 25% है। ठीक है, अब मैं आपके सामने डिटेल्स रखता हूँ वापस। सेल्स माइनस वीसी, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स कॉस्ट, ईबीआईटी। ईबीआईटी जीरो चाहिए। मान लो हमारी फिक्स कॉस्ट 20,000 रुपए की है, तो मुझे कंट्रीब्यूशन भी कितना कमाना पड़ेगा? 20,000। मुझे कंट्रीब्यूशन भी कितना कमाना पड़ेगा? 20,000। अब मुझे एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 5 रुपए मिलता है। पहले मुझे ये बताओ ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालने का क्या तरीका? रुपीज सेल निकालनी है यूनिट्स में, 20,000 का कंट्रीब्यूशन कमाना है, एक यूनिट पर 5 रुपए का कंट्रीब्यूशन आ रहा है, टोटल 20,000 का कमाना है, एक यूनिट पर 5 रुपए का कमाना है, तो इसका एक यूनिट पर 5 रुपए कमा रहे हैं, टोटल 20,000 कमाना है, तो इसका मतलब ये मुझे 4,000 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे तब जाके बात बनेगी। ये 4,000 यूनिट्स क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स। अब लेकिन मुझे अगर सेल्स में निकालना हो, ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज निकालना हो, तो ठीक है निकाल दो ना। एक यूनिट 20 रुपए का बिकता है, 4,000 कितने के बिकेंगे?
4000, 80,000 के बिकेंगे। आप ऐसे भी निकाल सकते हो, एक यूनिट निकाल डाले ना, उसको 20 रुपए से मल्टीप्लाई कर दो, आप निकल आएगा। अच्छा ये 80,000, एक यूनिट की हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है? 15 रुपए। तो हमारे 4000 यूनिट्स की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? 4000 की वेरिएबल कॉस्ट होगी 60,000 रुपए। आ गया 20,000। ठीक है, अब ये 80,000 मैं कह रहा हूं सीधा भी निकाल सकते हो। सीधा कैसे? फिक्स कॉस्ट को डिवाइड कर दो पीवी से। व्हाट इज द फिक्स कॉस्ट? फिक्स कॉस्ट क्यों? एक्चुअली में ये कंट्रीब्यूशन ही तो है। ये फिक्स कॉस्ट कितने का? हमारा 20,000 का फिक्स कॉस्ट। पीवी रेशियो क्या होता है? ये फिक्स कॉस्ट नहीं, इसको कंट्रीब्यूशन ही देखो, क्योंकि इतना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है। और पीवी रेशियो क्या होता है? कंट्रीब्यूशन परसेंटेज में। किसके कंटेक्स्ट में होता है? सेल्स के कंटेक्स्ट में। तभी इसको डिवाइड कर कर मैं 0.25 से डिवाइड कर देता हूं। पीवी पीछे डिराइव कर लिया ना हमने, डिवाइडेड बाय 0.25 कितना आ रहा है? 80,000, डायरेक्टली निकल आएगा। तो हमारा फाइनली क्रक्स क्या हुआ कि अगर आपको ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन, और रुपीस में निकालना है तो फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। और ध्यान रखें दोनों का न्यूमरेटर फिक्स कॉस्ट ही होगा और दोनों के डिनोमिनेटर में अलग लगाएगा। अगर मेरा वो यूनिट्स में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और अगर रुपीस में चाहिए तो कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज। पीवी रेशियो इज व्हाट? कंट्रीब्यूशन इन परसेंटेज ना। ठीक है बड़े, और ये सब फिर से मैं एक बार फिर से डिस्क्लेमर, ये सब बातें हमें और भी अच्छे से ब्रेक इवन पॉइंट के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस करने होते हैं। कहां पर? जब हम मार्जिनल कॉस्टिंग पढ़ते हैं। मार्जिनल कॉस्टिंग यही सब है। थोड़ा बहुत पता है, मैं सही बताऊं तो सीएस के करिकुलम में थोड़ा डुप्लीकेशन हो गया है। डुप्लीकेशन मतलब सेम चीजें वहां पर भी हैं और यहाँ पर भी हैं, तो वो ठीक है। अब अच्छी बात है, आप बच्चों के लिए तो देखोगे तो उनको थोड़ी मेहनत कम हो जाएगी। बहुत सारी चीजें हैं जो डुप्लीकेट है, मतलब थोड़ी एफए में भी है, थोड़े अकाउंट्स में भी है। चले जी आगे बढ़ते हैं। अब जो मुझे एक फाइनल बात बतानी है वो ये हमने नोट लिख लिया था। हाँ, अब हम एक इसको कनेक्ट करेंगे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट से। मैं एक नोट लिखवा रहा हूं आपको, फिर उस पर बात करेंगे। नोट लिखेगा एक और नोट लिखना। एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट DOL is infinite. ये DOL का साइन होता है। आठ को फ्लैट कर देते हैं तो इनफाइनाइट का साइन आता है। आप ऐसे करके 8 बना लो, ठीक है। रजिस्टर को लैंडस्केप करके ऐसे 8 बना लेना, ठीक है। ये आपका इनफाइनाइट का साइन हो जाएगा। ये क्या मतलब है सर? इसका क्या मतलब है? ये इनफाइनाइट मतलब क्या? देखो ये थोड़ी मैथमेटिकल टर्म है। अब जरा आप खुद सोचें, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की बात आ रही है, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट की बात आती है, तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में मुझे पता है 2 चीजें चाहिए होती हैं, कंट्रीब्यूशन और EBIT। अभी हम एक बात कह रहे हैं कि हमें उतना ही कंट्रीब्यूशन कमाना है जितना कि फिक्स कॉस्ट है। इसका मतलब ब्रेक इवन पॉइंट पे तो हमेशा EBIT 0 ही होगा। मान लो ये 40,000 है और हमारी फिक्स कॉस्ट भी 40,000 है, तो हमारा फॉर्मूला DOL का क्या बनेगा? DOL का फॉर्मूला बनेगा 40,000 डिवाइडेड बाय 0। अब जिनका मैथ्स वीक है उनको तो लग रहा है कि 0 आना चाहिए। नहीं 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 नहीं, 0 अगर डिवीजन पे आ जाए, ये मैथमेटिकल बात है, 0 अगर डिनोमिनेटर में आ जाए तो हम बोल देते हैं उसका रिजल्ट इनफाइनाइट होता है। आप अपने कैलकुलेटर पे भी डिवाइड करके देखोगे 0 नहीं आएगा। अगर आप किसी भी फिगर को 0 से डिवाइड कर दोगे तो आप देखोगे वो इनफाइनाइट आ जाएगा, 0 नहीं आएगा। जैसे कि यहां पे देखो, मैंने सपोज 1 लाख को 0 से डिवाइड कर डाला। आपको किसी 0 आ रहा? नहीं नहीं, देखो ये ई आ रहा ना यहाँ पर, ये कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेटर पे अगर किसी और कंपनी का तो कुछ और आ रहा होगा, 0 नहीं आता। हाँ, 0 को किसी से डिवाइड करोगे तो 0 हो जाएगा। एनीथिंग मल्टीप्लाइड बाय 0 इज 0। हाँ, 0 को न्यूमरेटर में रखोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 0 को डिनोमिनेटर में रखोगे ना तो उसको मैथमेटिकली हम बोलते हैं दैट इज इनफाइनाइट। इनफाइनाइट का साइन ऐसा होता है।
ठीक है, इनफाइनाइट का साइन ऐसा होता है, ये बात का ध्यान रखना। तो उसका मतलब ये हुआ कि आपको अगर कोई पूछे कि ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पर व्हाट इज डीओएल और कोई इंफॉर्मेशन ना दे, तो आपको ये बात खुद से ही क्लियर होनी चाहिए, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पे डीओएल इनफाइनाइट होता है, 0 नहीं, 1 नहीं, इनफाइनाइट होता है। क्यों इनफाइनाइट होता है? क्योंकि डिनोमिनेटर विल बी 0, और अगर डिनोमिनेटर 0 हो, दैट इज अ मैथमेटिकल थिंग, कि तब वो रिजल्ट को हम इनफाइनाइट बोलते हैं। इन्फिनिटी, इनफाइनाइट। और इन्फिनिटी का जो साइन है, अगर आपको बनाने में तकलीफ हो, 2-3 तरीके हैं। आप 2 0 को ऐसे लिख दीजिए, 2 0 को एक बार 0 और इसके बाद ओवरलैपिंग एक और बार 0, और अदरवाइज ऐसे 8 लिख दो। ठीक है, जैसे जैसे मर्जी बना लो, एक ही बात है। आई होप कि समझ में आ रही होगी बात। तो अब ऐसा करते हैं, मैं अब इस पे कुछ क्वेश्चन सॉल्व करवाऊंगा आपको, और हम जो पहला क्वेश्चन सॉल्व करेंगे इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, 39 39 नंबर 39 ट्राई करेंगे आप खुद से, या मैं ही करवाऊं? बोलो भाई, मैं ही करवाऊं? हाँ हाँ, कोई दिक्कत नहीं, मैं ही कराता हूं। आप क्यों तकलीफ करते हैं? क्वेश्चन 39, पेज नंबर है 1.6। सेलिंग प्राइस दिया हुआ है 100 रुपए का, पर यूनिट सेलिंग प्राइस 100 रुपए है। वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 80 रुपए का, तो हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट आ जाएगा 20 रुपए का। फिक्स कॉस्ट दी हुई है 50,000 रुपए। अब देख लो ना, चारों आंसर यूनिट्स में है, तो इसका मतलब इंप्लाइड है कि हमें ब्रेक इवन पॉइंट कैसे निकालना है? यूनिट्स में निकालना है। क्या होता है फॉर्मूला अगर यूनिट्स में निकालना हो? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। फिक्स कॉस्ट कितने की है हमारी? 50,000 की फिक्स कॉस्ट। इसका मतलब आसान से शब्दों में कहें तो हमें 50,000 का कंट्रीब्यूशन कमाना है। एक यूनिट पे कितना कंट्रीब्यूशन कमा रहे हैं हम? 20 रुपए। तो एक यूनिट पर 20 रुपए की कमाई हो रही है, तो 50,000 की कमाई करने के लिए हमें कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? हमें 2500 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। हमें 2500 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे, और 2500 है बी इज द करेक्ट आंसर। नोट करो उसको, फिर आगे बढ़े। 2500 यूनिट से ज्यादा बिकेंगे तो प्रॉफिट आएगा, 2500 यूनिट से कम बिकेंगे, 2500 यूनिट से कम बेचेंगे तो लॉस आएगा, 2500 बेचेंगे तो प्रॉफिट 0 आएगा। प्रॉफिट मतलब यहां पे किससे है? ईवीआईटी से, ऑपरेटिंग प्रॉफिट से। चले जी आगे बढ़े। मैं पेज देता हूं बदल। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा करेंगे? 40, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट। उसने बताया नहीं है आपको कि रुपीज में निकालो कि परसेंटेज में निकालो, पर 4 ऑप्शन अपने आप में एक्सप्लेनेटरी हैं। रुपीज में दे रखे हैं आंसर हमें, तो हमें किस में निकालना पड़ेगा? रुपीज में। सेलिंग प्राइस 100, वेरिएबल कॉस्ट 80, कंट्रीब्यूशन 20, पीवी रेशियो हो जाएगा 20/100। पीवी रेशियो चाहिए होगा ना हमको, आप सिंपली 0.20 कह लो या 20% कह लो, बात तो एक ही, 20/100 भी तो 0.2 ही होता है। अब हमें यहाँ पर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालना है और रुपीज में निकालना है। ये बात उसने खुद से तो नहीं बोली, लेकिन उसने आंसर देके क्लैरिफाई कर दिया। ब्रेक इवन पॉइंट रुपीज में निकालने का क्या होता है फॉर्मूला? फिक्स कॉस्ट को हम डिवाइड कर देते हैं पीवी रेशियो से। नाउ व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? 50,000 डिवाइडेड बाय 0.2, 50,000 को 0.2 से डिवाइड कर दो,
2.5 लाख रुपए आता है, 2.5 लाख रुपए आता है। ठीक है, चलो एक बार वेरिफिकेशन भी कर लें क्या? वेरिफिकेशन भी कर ली जाए एक बार, बताओ। 2.5 लाख रुपए की सेल कर रहे हो, इसका मतलब आप कहीं ना कहीं 2500 यूनिट्स बेच रहे हो, 100 रुपए का एक बिकता है, 2.5 लाख रुपए, ये सेल ही तो है। और या फिर आप ऐसे भी तो कह सकते हो कि 2.5 लाख को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर दोगे, सीधा कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। नहीं, तो सीधा अगर मैं कंट्रीब्यूशन निकाल दूं, कंट्रीब्यूशन कैसे आता है? 2.5 लाख मल्टीप्लाइड बाय 0.2। अगर मैं सेल्स को पीवी से मल्टीप्लाई कर दूं तो कंट्रीब्यूशन आता है, तो 50,000 का कंट्रीब्यूशन आएगा माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट हमारी कितने की है? 50,000 की। दैट एम्प्लॉइज 0, 0 इज ईबीआईडी। अगर मैं कहूं कि यहां पे डीओएल निकाल दो, डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज निकाल दोगे, तो क्या निकलेगी? इनफाइनाइट, बिकॉज 50,000 डिवाइड बाय 0 इज। तो आपके हो सकता है एग्जाम में सीधे सीधे कोई क्वेश्चन ना पूछे, ऐसे ही पूछ ले, एक थ्योरी एमसीक्यू पूछ ले। पीछे हो सकता है मैंने प्रैक्टिस एमसीक्यू में डाला हुआ होगा, देखना एक बार, प्रैक्टिस जब करोगे तो दिखेगा आपको वहां पर क्या थियरी क्वेश्चन पूछ सकता है। एट ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट डीओएल इज, 4 ऑप्शन दे देगा, 1, 0, इनफिनाइट, नन ऑफ द अबव। कुछ बच्चे 0 हो सकता है लिख के आ जाए, 0 नहीं, इनफिनाइट। चलो जिसको नोट करना है कर लो, फिर हम बढ़े क्वेश्चन नंबर 41 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 41, पीवी रेशियो उसने खुद ही दिया हुआ है हमको, लेकिन आंसर यूनिट्स में है। आंसर रुपीस में नहीं है, आंसर यूनिट्स में है। तो हमें क्या कर लेना चाहिए फिर? आपको 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस दिया हुआ है, ये बात मैंने पिछली क्लास में आपको बहुत अच्छे से बताई थी। अगर आप 1 यूनिट के सेलिंग प्राइस पर पीवी रेशियो अप्लाई कर दोगे तो 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन आ जाएगा। तो 1 यूनिट का सेलिंग प्राइस है 500, 50%, तो 1 यूनिट का कंट्रीब्यूशन कितना हो जाएगा? 250 रुपए। अब क्योंकि आंसर हमारा यूनिट्स में है ना, तो ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट यूनिट्स में कितना हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। व्हाट इज फिक्स कॉस्ट? कितने की है भाई फिक्स कॉस्ट? 5 लाख की फिक्स कॉस्ट है, 250 से डिवाइड कर दो, 2000। है क्या ऑप्शन में 2000? डी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑप्शन में एबीसी में तो है नहीं ना, फिर नन ऑफ द अबव भी तो होगा, नहीं, नन ऑफ द अबव। ऐसा नहीं है कि कभी नन ऑफ द अबव हो ही नहीं सकता नन ऑफ द अबव भी आंसर हो सकता है। ठीक है, डन जी, बढ़े आगे, बढ़े, बढ़ो सर आगे। इसको एक और बार लास्ट बार वेरीफाई कर देते हैं, वेरिफिकेशन। चलो सेल्स 2000 इंटू 2000 यूनिट बेचे ना, 2000 इंटू कितने का बिकता है? 500। 2000 को 500 से मल्टीप्लाई करो, 10 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, अगर पीवी रेशियो 50% तो वेरिएबल कॉस्ट रेशियो भी 50% होगी, तो 10 लाख का 50% से मल्टीप्लाई कर दो, 5 लाख। और आप सीधा कंट्रीब्यूशन भी निकाल सकते हो 10 लाख को 50% से मल्टीप्लाई करके, 5 लाख, क्योंकि 50% पीवी रेशियो दे रखा है आपको। माइनस फिक्स कॉस्ट कितनी है? 5 लाख। व्हाट विल बी द ईबीआईटी? 0। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा पक्का। बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 42 आप ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 42, वेरिएबल कॉस्ट रेशियो दिया हुआ है। अच्छा पहले आंसर देखो, ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट रुपीस में मांगा है, ठीक है, तो पीवी रेशियो चाहिए होगा। पीवी रेशियो निकल सकता है,
100% में से वीसी रेशियो माइनस कर दो, दोनों का सम टोटल 100% होता है ना, तो रिमेनिंग दूसरा निकालने के लिए 100 में से पहले वाले को माइनस कर दो, तो 100% माइनस 80%, ये कितना आ जाएगा? 20%। फिक्स कॉस्ट हमारे पास है ही, तो हमारी ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट हमारा निकल आएगा फिक्स कॉस्ट अपॉन पीवी रेशियो, एक लाख डिवाइडेड बाई 20%, 5 lakhs। B is the correct answer। ठीक है जी, बढ़ा जाए आगे। चलें बढ़े, देखें 42 भी क्लियर। चलिए अगला जो क्वेश्चन है वो बेसिकली 4 क्वेश्चंस हो जाएंगे 43 से 46, इजी क्वेश्चन है तो कोई दिक्कत तो नहीं आनी चाहिए। आइए जरा देखें इसको 43 से 46। पहले क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दो। मैं इसको हटा रहा हूं, कर रहे हो क्या नोट? जल्दी करो, नोट करो। हटा दो। 43 से 46। 43 हमारा कहता है ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकाल दो। अब अगर ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालने के लिए बोलेगा तो हमें ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पहले ये चेक करना है 4 ऑप्शन यूनिट्स में है कि रुपीस में है, पहले ये चेक करना है। यूनिट्स में है तो यूनिट्स में है तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। सेलिंग प्राइस हमें दिया हुआ है 1000 रुपये एक यूनिट का, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 600 रुपये, तो हमारा कंट्रीब्यूशन निकल जाएगा 400 रुपये का। तो हमारा ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, फिक्स कॉस्ट हमारी दे रखी है उसने 50 lakhs डिवाइडेड बाय 400। एक यूनिट हमारा 400 रुपये का कंट्रीब्यूशन देता है, तो 50 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन कमाने के लिए हमें 12,500 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। कितने बेचने पड़ेंगे? 12,500 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। तो ये हमारा हो गया, एक आंसर तो हो गया हमारा, सी इज द करेक्ट आंसर। कौन से वाले क्वेश्चन का है ये? 43। कहता है कि बताइए हमारा डीओएल क्या होगा अगर आप देखो ना 44 में, 45 में और 46 में, तीनों में ना डीओएल मांगा है और यूनिट्स बताया अगर इतने इतने बेचेंगे तो आप देख लो पहले ना, प्रेजेंटेशन देख लो मैं कैसे कर रहा हूं। मैं आपके सामने 12,500 यूनिट्स, देखो आपके एग्जाम में ना कोई एक ही पॉइंट आएगा इसमें से, वो तो बस हम 1 3 से 4 निशाने मार रहे हैं। आपके एग्जाम में तो कोई एक ही क्वेश्चन पूछेगा, इंफॉर्मेशन तो कॉमन ही है सबके लिए, कोई भी एक पूछ सकता है आपसे। अब आपको ये पता है, देखो डीओएल मांगा है तीनों में, और डीओएल निकालने के लिए आपको भी पता है सेल की क्या जरूरत है, सीधा कंट्रीब्यूशन से शुरू कर सकते हैं। आपको पता है एक यूनिट का कंट्रीब्यूशन 400 रुपए है, आप सेल से शुरू कर दोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सीधा पहले 1000 से मल्टीप्लाई करोगे, फिर वेरिएबल का 600 से, फिर आएगा तो वही मल्टीप्लाइड बाय 400 ही ना, तो सीधा कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करो।
क्योंकि डीओएल के लिए आपको भी क्या चाहिए, कंट्रीब्यूशन चाहिए। 12,500 को 400 से मल्टीप्लाई करो, आपको तो पता ही है ये तो ब्रेक इवन पॉइंट ही है 12,500 तो 50 लाख। 12,500 सॉरी 20,000 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा 80 लाख। 40,000 को 400 से मल्टीप्लाई करोगे तो मेरे ख्याल से 1,60,00,000 बन जाएगा शायद, माइनस फिक्स कॉस्ट। आप अगर ज्यादा यूनिट्स बेचोगे तो फिक्स कॉस्ट थोड़ी बदल जाएगी, फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहने वाली है। आप 2 मिनट के लिए पहले समझ लो, बाद में नोट करना, मैं टाइम दूंगा इसमें नोट करने का। EBIT ये 0 हो जाएगा, ये 30 लाख हो जाएगा, 1,10,00,000 हो जाएगा। और हमारा डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लेवरेज का फॉर्मूला होता है कंट्रीब्यूशन अपॉन EBIT। डीओएल निकालो उससे पहले खुद सोच के बताओ आप, ध्यान से मेरी बात को सुनना। जैसे जैसे आप ज्यादा यूनिट्स बेच रहे हो, जैसे जैसे आपका खतरा तो यहीं टल गया ना, 50 लाख रुपए आपके यहीं रिकवर हो गए। अब ज्यादा यूनिट्स बेचोगे तो आपकी रिकवरी बढ़ती जा रही है धीरे 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 करते हुए, अब खतरा टल चुका है, प्रॉफिट में आते जा रहे हो आप। यहाँ पे तो अगर अगर आपके 12.5 से कम बिकते तो ये लॉस में आता फिर, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो देनी ही पड़ेगी। अगर मान लो ये 10,000 बेचते आप, 10,000 इंटू 400 कितना होता है, 40 लाख होता, लेकिन फिक्स कॉस्ट 50 लाख की, 10 लाख का नेगेटिव EBIT आता। ठीक है, यहाँ खतरा टल गया, अब इसके ऊपर आपका प्रॉफिट क्या होता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। अब आप मुझे बताइए 50 लाख कंट्रीब्यूशन, 50 लाख डिवाइडेड बाय 0, क्या कहेंगे इसको, इनफाइनाइट। क्या बोलेंगे इसको, इनफाइनाइट। अगर 0 डिनोमिनेटर में आ जाए तो उसका मतलब वो इन्फिनिटी का साइन है, इनफाइनाइट हो जाता है वो। 80 लाख को 30 लाख से डिवाइड करो, 80 लाख को 30 लाख से डिवाइड करो, ये आ जाएगा 2.67 टाइम्स। उसने डीओएल मांगा है हमसे, 1,60,00,000 को 50 लाख से डिवाइड करो, 1,60,00,000 को 50 लाख से थोड़ी, 1,10,00,000 से डिवाइड करना ना, 1.45 टाइम्स। अभी फिलहाल आप आंसर को मारो गोली, आप पहले मुझे ये बताओ जैसे जैसे हमारा रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, देख रहे हो हमारा रिस्क कम होता जा रहा है। इनफाइनाइट था, इनफाइनाइट रिस्क था, कितना रिस्क हो गया 2.67। इन्फिनिटी से तो इनफाइनाइट मतलब तो कुछ पता ही नहीं आपको, एन नंबर, उससे तो कम, एटलीस्ट मेजरेबल हो गया, यहां तो मेजरेबल ही नहीं था, 2.67 हो गया। इसके बाद और कम हो गया रिस्क, हायर द ड्यूएल हायर द रिस्क, लोअर द ड्यूएल लोअर द रिस्क। ये रिस्क कम क्यों होता जा रहा है, क्योंकि आपको खर्चे सपोर्ट करने के लिए रेवेन्यू मिलता जा रहा है। यहां पे 50 लाख को सपोर्ट करने के लिए 80 लाख थे, यहां पे 50 लाख को सपोर्ट करने के लिए 1,60,00,000 है, तो रिस्क कम हुआ ना, नहीं। तो एक तरह से देखा जाए तो डीओएल इज अ रिलेटिव टर्म, डिपेंड करता है कि आपको खर्चा सपोर्ट करने के लिए रेवेन्यू कितना है। जितना ज्यादा रेवेन्यू बढ़ता जाएगा आपका डीओएल और कम होता जाएगा, क्यों, रिस्क कम होता जा रहा है। तो देख रहे हो रिस्क कम हो गया है, यहां इनफाइनाइट से एटलीस्ट मेजरेबल हो गया, यहां और कम हो गया, और रेवेन्यू और बढ़ाते जाओगे तो ये डीओएल और कम होता जाएगा। ठीक है, अच्छा अब जरा देखना, पहले पूछा था इसने कंप्यूट डीओएल व्हेन व्हेन सेल्स इज 12,500 यूनिट्स, इसका मतलब ये है क्वेश्चन नंबर 44। 44 का आंसर क्या हो जाएगा, ए। 45 का आंसर क्या हो जाएगा, 2.67 डी। और 46 का आंसर क्या हो जाएगा, 1.45 सी। चलो अब नोट कर दो, मैं आपको वक्त दे रहा हूँ, आराम से नोट करो इसको, और कोई डाउट है तो मुझसे पूछो। ये लो नोट कर लो इसको प्लीज।
चलिए, आई होप कि नोट कर लिया होगा आपने। और मैं अब आपको अगले ब्रेक इवन पॉइंट की तरफ लेके चल रहा हूँ। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ये आपको समझ में आ गया होगा। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट में हमें सेल्स निकालना है। वो यूनिट्स में भी निकाल सकते हैं, रुपीज़ में भी। यूनिट्स में निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन पर यूनिट से डिवाइड करो, रुपीज़ में निकालने के लिए फिक्स कॉस्ट को पीवी रेशियो से डिवाइड करो। ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट पर डीओएल इनफाइनाइट होता है, और यहाँ पे उसने मुझसे ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट, ये ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट ही तो है, इस पे डीओएल मांगा। और उसने कहा कि अगर हम 20,000 यूनिट्स बेचेंगे तब कितना होगा, और अगर 40,000 बेचेंगे तब कितना होगा। मेरे ख्याल से कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चलिए, हम अब अगला ब्रेक इवन पॉइंट स्टार्ट कर रहे हैं, और आप हेडिंग डालेगा दूसरा। मैं इस पे आपके लिए यहाँ पे इसको फुल साइज कर देता हूँ पेज। सेकंड लिखेगा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, इसके बारे में लिखेगा इट इज that level of EBIT at which EPS is nil, at which EPS is nil. In case of a company having debt and equity but no preference share capital, in its capital structure comma financial break even point is equal to interest। ठीक है, इसको भी अंडरलाइन करना, लेवल ऑफ EBIT EPS इज nil। ठीक है, ये भी अंडरलाइन कर लेना आप। फिर लिखना at financial break even point DFL is infinite, DFL is infinite, DFL is equals to EBIT अपॉन EBT, EBT 0 होगी, इनफाइनाइट। इसको नोट करें, फिर मैं इसके ऊपर एक्सप्लेनेशन दूंगा आपको।
चलिए, आई होप कि नोट कर लिया ना आपने। बात करें अब, आइए देखिएगा। जैसे अभी मैं बोल रहा था कि ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट मतलब आपको सेल दिमाग में रखना है, ऐसे ही फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट अगर कोई निकालने के लिए बोले तो प्लीज अपने दिमाग में बहुत अच्छे से बोल रखना कि ईबीआईटी मांग रहा है वो आपसे। मैं बोल रहा हूँ ना फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालो, तो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट सोचोगे तो टेंशन होगा। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मांग ही नहीं रहा, मैं आपसे क्या मांग रहा हूँ? ईबीआईटी। बस ये वो ईबीआईटी है जहां पर ईपीएस जीरो होगा। ईपीएस क्या सर? आइए जरा देखें, बड़े ध्यान से देखिएगा प्लीज। अब मैं शुरुआत ईबीआईटी से कर रहा हूं, ठीक है, क्योंकि फाइनेंशियल लेवरेज का भी कहीं ना कहीं कनेक्शन ईबीआईटी से शुरू होता है। ईबीआईटी के बाद क्या माइनस करते हैं हम? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या आता है? ईबीटी। ईबीटी में से माइनस कर देते हैं टैक्स, और ये माइनस करने के बाद आता है ईएटी, ठीक है ना। क्योंकि मैंने आपको बताया था अभी हम सिर्फ ऐसे क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं जहां पे प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। देखते हैं अगली क्लास में हम शायद प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी इंट्रोड्यूस कर देंगे। फिलहाल के लिए हम अभी वो क्वेश्चन सारे सॉल्व कर रहे हैं जहां पर हम ये मान रहे हैं कि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। उसके आने से क्या बदलाव आएगा देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है। अगर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल नहीं है तो इसका मतलब ये सारा का सारा पैसा इक्विटी वालों के लिए है, और अगर ये सारा का सारा पैसा इक्विटी वालों के लिए है तो ईपीएस का फॉर्मूला क्या होता है? ईपीएस का फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से हम डिवाइड कर देते हैं किसको? ईएटी को। ईपीएस का फॉर्मूला होता है अर्निंग आफ्टर टैक्स। वैसे तो फॉर्मूला अगर अब रेशियोज में याद हो, अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स होता है, क्योंकि प्रेफरेंस डिविडेंड तो है नहीं, तो ये सारी की सारी अर्निंग किसके लिए है? इक्विटी वालों के लिए। डिवाइड किससे कर देंगे हम? नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से। अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड कर देंगे तो ईपीएस आ जाएगा। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट का मतलब क्या? ऐसा ईबीआईटी, ध्यान रखना, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट वो ईबीआईटी जहां पर ईपीएस जीरो। क्या ना बताओ, अब ये वाला खतरा टालने के लिए कितना ईबीआईटी कमाऊं? ये खतरा टालने के लिए कितना ईबीआईटी कमाऊं? देखो ये तो तय ना कि आपको कंट्रीब्यूशन में इतना कमाना पड़ेगा कि वो वाली फिक्स कॉस्ट, तो वो तो किसकी बात थी? ऑपरेटिंग। अब मैं कह रहा हूं कि फाइनेंशियल, मैं अपना फाइनेंसिंग खर्चा रिकवर करने के लिए, ये वाला खतरा टालने के लिए कम से कम कितना ईबीआईटी कमाऊं? अब जरा सोचो, वो कह रहा है कि ये वो लेवल ऑफ ईबीआईटी है जहां पर ईपीएस जीरो है। अब ईपीएस जीरो का मतलब समझते हो? ये जीरो कब आएगा? ये जीरो कब आएगा? जब ये न्यूमरेटर जीरो हो। इसका मतलब मैं कह रहा हूं ईपीएस जीरो, इनडायरेक्टली मैं कह रहा हूं ईएटी जीरो चाहिए। सोचो, खुद सोचो, प्रेफरेंस डिविडेंड की बात अभी हो नहीं रही, इसका मतलब ये सबका सब इक्विटी वालों का है। इसका मतलब एक शेयर का अर्निंग निकालना होगा तो नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करना पड़ेगा। अगर मुझे ये जीरो चाहिए, ईपीएस जीरो चाहिए, तो न्यूमरेटर शुड भी जीरो, तभी ये जीरो आएगा। इसका मतलब मैं कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली ये बोल रहा हूं कि मुझे वो ईबीआईटी चाहिए जहां पर ईएटी जीरो हो। अच्छा, अगर ईएटी जीरो है इसका मतलब आपने ईबीटी भी कुछ नहीं कमाया भाई। अगर ऐसा तो नहीं है ना कि जीरो ईएटी है तो आपने सरकार को कुछ टैक्स दिया हो, ऐसा तो नहीं है। अगर ईएटी जीरो है दैट मींस आपका ईबीटी भी जीरो है, क्योंकि ये वाला ये टैक्स पेमेंट तो तभी पॉसिबल है जब कुछ ईबीटी कमाया हो। जब ये जीरो है इसका मतलब आपने कोई टैक्स नहीं दिया सरकार को। मैं इनडायरेक्टली पता है क्या बोल रहा हूं? यहां पे भले ही हम ये लिख रहे हो कि ये वो लेवल है ईबीआईटी का जहां पर ईपीएस जीरो है, बट अगर सही मायनों में देखोगे तो एक्चुअली में ये वो लेवल है ईबीआईटी का जहां पर ईबीटी जीरो है। क्योंकि ईबीटी जीरो होने का मतलब है ईएटी भी जीरो है, ईएटी जीरो होने का मतलब है ईपीएस भी जीरो है। इसको भले ही बोलने दो, ये भले ही ऐसे कह रहा हो इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट व्हिच ईपीएस इज निल, लेकिन आपके हमारे रेफरेंस के लिए, अंदर की बात, आपके हमारे रेफरेंस के लिए इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट व्हिच ईबीटी इज जीरो। ईबीटी इज जीरो क्यों? क्योंकि अगर ईबीटी जीरो है तो ईएटी जीरो है, ईएटी जीरो है तो इसका मतलब ईपीएस जीरो है। और ये तो सिंपलेस्ट हो गया। अच्छा, ये वो ईबीआईटी है जहां पर हमें ईबीटी जीरो चाहिए। इसका मतलब ये हुआ, सपोज अगर मैं कहता हूं 1 लाख रुपए का इंटरेस्ट है तो मुझे कम से कम कितने का ईबीआईटी कमाना पड़ेगा? 1 लाख का। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट इंटरेस्ट, ओनली इंटरेस्ट, सिर्फ इंटरेस्ट। यही बताना है कि कितना ईबीआईटी कमाऊं। अरे इंटरेस्ट जितना ईबीआईटी कमाऊं। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट को मैं आसान से शब्द में बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन डेट। मैं पूछ रहा हूँ बताओ कितना ईबीआईटी कमाऊं कि मेरा ईपीएस जीरो हो। जब मैं बोलता हूँ ईपीएस जीरो हो, मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ ईएटी जीरो हो। ईएटी बोलता हूँ तो मेरा इनडायरेक्ट कहने का मतलब है ईबीटी जीरो हो। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि बताओ मैं कितना ईबीआईटी कमाऊं, मैं कितना ईबीआईटी कमाऊं कि मेरा ये ईबीटी जीरो हो? तो इंटरेस्ट जितना कमाओ ना, इंटरेस्ट जितना कमाओगे तो ईबीटी जीरो हो जाएगा। इसका मतलब ईबीआईटी इज नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन डेट, कि मेरे को इतना कमाना है कि मेरा इंटरेस्ट रिकवर हो जाए।
जब मैं आपसे बोलूं ऑपरेटिंग ब्रेक इवन पॉइंट निकालो तो क्या निकालोगे? सेल्स। यूनिट्स में भी निकल सकती है और रुपीस में भी। जब मैं बोलूं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट निकालो तो क्या निकालना? ईबीआईटी। ईबीआईटी कभी भी यूनिट्स में नहीं निकलती, ये हमेशा किस में निकलती है? ये हमेशा रुपीस में निकलती है। इसका मतलब मुझे ये निकालना है। इसमें से क्या माइनस करना पड़ेगा? इंटरेस्ट। इंटरेस्ट माइनस करने के बाद क्या आता है? ईबीटी। ईबीटी माइनस करने के बाद क्या आता है? टैक्स। टैक्स माइनस करने के बाद क्या आता है? ईएटी। क्योंकि प्रेफरेंस शेयर कैपिटल की बात नहीं कर रहे, तो ईपीएस निकालना हो, ईपीएस हमेशा किसके लिए निकलता है? इक्विटी वालों के लिए। ये बात हमने अकाउंट्स में रेशियोज में भी डिस्कस करी है। और अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स डिवाइडेड बाय अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स। अर्निंग अवेलेबल फॉर इक्विटी मतलब यही ईएटी है इस बार, और तो कुछ है नहीं ना, यही नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स है। मैं कह रहा हूं कि बताओ कितना ईबीआईटी कमाऊं कि मेरे को ये जीरो चाहिए, ये जीरो चाहिए। इनडायरेक्टली कह रहा हूं ईएटी जीरो चाहिए। ईएटी जीरो का मतलब मुझे ईबीटी भी जीरो चाहिए, तभी तो टैक्स जीरो होगा। अगर ईएटी जीरो चाहिए इसका मतलब ईबीटी भी जीरो ही होगा, डेफिनेट सी बात है। इसका मतलब ये, अगर मेरा इंटरेस्ट 5 लाख रुपए है तो मुझे कम से कम कितना ईबीआईटी कमाना पड़ेगा? 5 लाख। तो इसको लिखना है, लिख लेने दो। ऑथर वगैरह या फिर हमारे स्टडी मैट में फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में, कहीं भी फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट के बारे में डिस्कस होता है तो वो ये लाइन बोलता है, इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईपीएस इज निल। आसान से शब्दों में बोलूं तो ये क्या है? इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईबीटी इज निल। एट विच, ये यही तो कंक्लूड हुआ ना, इट इज दैट लेवल ऑफ ईबीआईटी एट विच ईबीटी इज निल। तो ईबीटी जीरो करने के लिए कितना ईबीआईटी कमाऊं? इंटरेस्ट जितना कमा लो, जितना इंटरेस्ट है उतना कमा लोगे तो कहीं ना कहीं आपका फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। तो आसान से शब्दों में बोलें, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट नथिंग बट इंटरेस्ट ऑन डेट, सिंपल, और कुछ भी नहीं है। आइए इस पर बात कर लेते हैं। 47 to 50 ये 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। आपको क्या क्या दिया हुआ है? सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट। कंपनी हैज 10% बॉन्ड्स ऑफ ₹20 lakhs। आपसे फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मांगा है, बताओ जी क्या करना चाहिए? (47 to 50) क्वेश्चन 47, आपसे कोई फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मांगे तो आपको क्या कर देना है? सिर्फ ये बोलना है इंटरेस्ट जितना कमाई कर लो। वो भले ही फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट बोल रहा हो, आपके कानों में क्या पड़ रहा है? ईबीआईटी। आपको क्या सुनाई दे रहा है? ईबीआईटी। इंटरेस्ट ऑन बॉन्ड्स, 20 लाख पर हमें कितना ब्याज देना पड़ेगा? 2 लाख रुपए का। इसका मतलब हमें 2 लाख जितना ईबीआईटी कमाना पड़ेगा। अगर हम 2 लाख का ईबीआईटी कमा लेंगे, 2 लाख का ईबीआईटी कमा लेंगे तो इसका मतलब ये हुआ कि हम फिर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पर पहुंच जाएंगे। इतना कमाएंगे तो हमारा ईपीएस जीरो आ जाएगा, क्योंकि इतना इंटरेस्ट कमाएंगे तो इतना ईबीआईटी कमाएंगे तो इतना ही इंटरेस्ट है। ईबीआईटी भी 2 लाख होगा, इंटरेस्ट भी 2 लाख है, तो हमारा ईबीटी जीरो हो जाएगा। ईबीटी जीरो मतलब आगे की सारी बातें हमारी जीरो होंगी। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। तो ये तो आंसर भी हो गया हमारा। एक बच्चा कह रहा है कि सर क्या ये इतना आसान है? हाँ, अगर फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट मांगे तो बस कुछ मत देखो, सिर्फ इंटरेस्ट देखो कितना है। इंटरेस्ट जितना है दैट इज फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। चलो जी, कितना आंसर लिखें इसका? फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट 2 लाख रुपए ना, सी। अब फिर से पिछले क्वेश्चंस की तरह ही है, यहां पर डीएफएल मांगा है 3 बार। अगर सेल 1 लाख, अगर सेल 1.5 लाख, अगर सेल 4 लाख, डीएफएल मांगा है। डीएफएल के लिए क्या चाहिए होता है? ईबीआईटी चाहिए होता है और ईबीटी चाहिए होता है। ठीक है, मैं पेज बदल देता हूं इसके लिए और मैं फिर से कॉलमनर फॉर्म में बना देता हूं। 1 लाख यूनिट्स, 1.5 लाख यूनिट्स, तीसरा कौन सा बोला है? 4 लाख यूनिट्स। मैं बदल रहा हूं पेज, ठीक है। चलिए हम सीधा ऐसा करते हैं, कंट्रीब्यूशन से ही स्टार्ट करते हैं। अच्छा, हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट कितने रुपए का है पहले ये देखो। हमारा सेलिंग प्राइस है 10 रुपए, तो आप इसके ऊपर पहले सेलिंग प्राइस लिख लो 10 रुपए। हमारा वीसी पर यूनिट कितने रुपए है? 4 रुपए का है। इसका मतलब हमारा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हो जाएगा 6 रुपए का। आप सेल से भी शुरुआत कर सकते हो, लेकिन लंबा हो जाएगा, क्या फायदा करने का।
कंट्रीब्यूशन हमारा जो है एट द रेट ऑफ ₹4 पर यूनिट है। 1 लाख यूनिट पर कितना कमाई होगी कंट्रीब्यूशन की? 4 लाख। 1.5 लाख पर कितनी कमाई होगी? 1.5 लाख इंटू 4 6 लाख। 4 लाख पर कितनी होगी? 4 लाख इंटू 4 16 लाख। मैं कुछ गलत निकाल रहा हूं क्या सर? कंट्रीब्यूशन ₹6 है, आप क्या कर क्या रहे हो? ये 4 लाख नहीं 6 लाख होगा, सॉरी माई मिस्टेक। ये 6 लाख है, ये 9 लाख है। कंट्रीब्यूशन ₹6 है ना 1 यूनिट, तो 4 लाख इंटू 6 24 लाख हो गया। 24 लाख हो गया। माइनस फिक्स कॉस्ट। फिक्स कॉस्ट कितना कितना है? 4 लाख। 4 लाख फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहेगा ना हमेशा, 4 लाख। EBIT 2 लाख, 5 लाख, 20 लाख। इंटरेस्ट भी फिक्स कॉस्ट ही होती है, इंटरेस्ट भी फिक्स कॉस्ट ही होती है। कितनी है भाई इंटरेस्ट की कॉस्ट? पीछे निकाला 2 लाख। जीरो हो गया, 3 लाख हो गया, 18 लाख हो गया। आप चेक कर लो पहले, ये थोड़ा क्लैरिकल रहा था। मेरे दिमाग में ₹4 का था तो मैंने 4 से मल्टीप्लाई, ₹6 का कंट्रीब्यूशन है। 1 लाख इंटू 6 लाख रुपए का कंट्रीब्यूशन हमारा होगा अगर हम 1 लाख यूनिट बेचेंगे। आप अगर सेल से शुरू करना है तो सेल से शुरू कर लो। तो पहले क्या करोगे? 1 लाख इंटू 10 10 लाख, 1 लाख इंटू 4 4 लाख, 10 माइनस 6 लाख ही तो आएगा। तो सीधा कंट्रीब्यूशन से स्टार्ट करो। बल्कि मेरे को कंट्रीब्यूशन की भी जरूरत नहीं है, पर हमें EBIT निकालने के लिए कंट्रीब्यूशन तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि सेल बढ़ेगी तो कंट्रीब्यूशन बढ़ेगा। 1.5 लाख इंटू 6 4 लाख इंटू 6 24 लाख। फिक्स कॉस्ट तो सेम ही रहती है। EBIT हमारा ये आ गए, 3 EBIT आ गए। इंटरेस्ट हमेशा सेम ही रहेगा, 3 EBIT आ गए। अब इसने हमें क्या निकालने के लिए बोला है? इसने हमको DFL निकालने के लिए बोला। DFL का फॉर्मूला बताओ सर। DFL का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। DFL का फॉर्मूला होता है EBIT अपॉन EBT। $2 लाख डिवाइडेड बाय 0, इनफाइनाइट। ठीक है, 5 लाख अपॉन 3 लाख, 5 अपॉन 3, 1.67 टाइम्स, और 20 लाख अपॉन 18 लाख, 1.11 टाइम्स। देख लो जी, आई होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब एक एक करके चेक कर लो उसने क्या मांगा था हमसे। पहले तो 48 में कहता है DFL अगर 1 लाख यूनिट्स, यही कहीं ना कहीं EBT 0 आ गया। दैट मींस दिस इज नथिंग बट फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट। अगर EBT 0 आता है तो वो फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट ही तो होता है। तो इसका मतलब ये हुआ क्वेश्चन नंबर 48 में इनफिनाइट इज द आंसर, A इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 49 में D इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 50 में 1.11 है ना हमारा, तो B इज द आंसर। और जैसे जैसे EBIT बढ़ता जा रहा है, फिक्स कॉस्ट तो उतनी है, हमारे पास सपोर्ट करने के लिए ज्यादा इनकम है। तो आप देख रहे हो रिस्क भी कम होता जा रहा है। जैसे अभी हमने डेराइव किए थे वही सब डेराइवेशन यहां पर भी है। ठीक है, देख लो भाई, एक बार चेक कर लो आप। क्लियर है पक्का? EBT जिस पॉइंट पे 0 होता है, ध्यान रखना, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट कहीं ऐसा मत बोलना कि 1 लाख यूनिट्स। नहीं नहीं नहीं, फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जब पूछता हूं तो सेल नहीं बताते। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट जब पूछता हूं सेल नहीं बताते। फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पूछता हूं तो क्या बताते हैं? EBIT बताते हैं। ठीक है, तो EBIT है। जब मैं पूछता हूं बताओ व्हाट इज द फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, वो EBIT जहां पे EBT 0 हो। EBT 0 कह लो या EPS 0 कह लो, एक ही बात है, अभी प्रूव किया। तो ये वो EBIT है, ध्यान रखना। 1 लाख यूनिट नहीं,
मैं अभी आऊंगा आगे जाके जब मैं बोलूंगा ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट। ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट वो सेल्स में आता है, वो सेल जहां पे ईपीएस जीरो हो या ईबीटी जीरो, मैं करवाऊंगा, अब अगला वही है। हाँ 1 लाख भी एक ब्रेक इवन पॉइंट है, लेकिन ये ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट है, इस पर बात अभी आगे करूंगा मैं, ठीक है। फिलहाल जब मैं पूछूं फाइनेंशियल ब्रेक इवन तो क्या दिमाग में आएगा? सेल नहीं, सेल नहीं, ईबीआईटी, क्योंकि सेल अगर हो जाएगा तो वो तीसरे वाला है, ऐसा नहीं उसको कवर नहीं करेंगे, वो भी कवर करेंगे, वो ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट हो जाएगा, बात करेंगे भी आगे जाके। फिलहाल जब मैं बोलूं ऑपरेटिंग सेल, लेकिन वो सेल जहां पे ईबीआईटी जीरो चाहिए। अब मैं कह रहा हूं फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट, वो ईबीआईटी जहां पर ईबीटी जीरो चाहिए या ईपीएस जीरो चाहिए, बात एक ही है। तो और जब हमारा फाइनेंशियल ब्रेक इवन पॉइंट पे डीएफएल क्या आता है? इनफाइनाइट। क्यों? बिकॉज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी, ईबीटी जीरो, और जब मैं किसी को जीरो से डिवाइड करूंगा तो इन्फिनिटी आता है। और ऐसे ही 49 का आंसर, ऐसे ही 50 का आंसर, आप चेक करो प्लीज, ठीक है। चलिए मैं अब आपसे मिलूंगा अगली क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम हमारा जो लास्ट ब्रेक इवन पॉइंट रह गया है, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट, उस पर बात करेंगे, ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट पर बात करेंगे। और वो ज़्यादा अब ये करने के बाद उसमें कोई ज़्यादा वक्त नहीं लगेगा, इजीली हो जाएगा। और फिर मैं आपको थोड़े से कुछ क्वेश्चंस प्रैक्टिस करवाऊंगा जो एग्जामिनेशन क्वेश्चंस हैं, हमारे एग्जाम में एज इट इज पूछे जा सकते हैं। और फिर हम देखेंगे अगली क्लास में जब वक्त लगेगा तो हम फिर प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी इंट्रोड्यूस करेंगे। तो हमारा कोई अब बहुत लंबा चौड़ा कॉन्सेप्ट नहीं रह गया, अब जल्दी ही ये टॉपिक खत्म हो जाएगा। और प्लीज़ अब आप में से जो बच्चे घर पर देख रहे हैं, अगर आप अभी काम कर पा रहे हैं, मतलब दिमाग आपका प्रॉपर्ली काम कर रहा है, तो बेटर है ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट का कॉन्सेप्ट अगले वीडियो में अभी देख के ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट खत्म कर लो, ब्रेक इवन पॉइंट आपका फिर खत्म हो जाएगा, ठीक है। बाकी कोई बात नहीं, बाद में भी करोगे तो मैं रिवाइज करवा के फिर वो आपको आगे लेके चलूंगा। तो मैं आपसे मिलूंगा अब कब? नेक्स्ट क्लास में। और अगली क्लास में हम पहले ओवरऑल ब्रेक इवन पॉइंट करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे कॉन्सेप्ट करेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच, टेक केयर।